हो गया स्टार्ट? गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? गुड मॉर्निंग विमल, ईशिता सिंह, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग रुपेंद्र कुमार। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो जिन बच्चों की क्लास नहीं चल रही है या जिनको साउंड वगैरह में कुछ प्रॉब्लम है तो प्लीज वो आप लोग अपने पेज को रिफ्रेश कर लीजिए तो सही हो जाएगा। चलिए, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। एक बार एक कमेंट कर दीजिए कि है ना पेज रिफ्रेश कर ले। अच्छा, अपने आप चल जाता है। चलिए, साउंड ओके, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। हाँ, मेरी तबीयत ठीक है। आज मैम बहुत खुश लग रही हैं, इसलिए। सिलिकोसिस डिजीज क्या होती है आगे बताएंगे। सिलिकोसिस क्या होता है, डोंट वरी। मेरी तबीयत अभी ठीक है, थोड़ा प्रॉब्लम है पर अभी ठीक है, कोई इश्यू नहीं है, हो जाएगा ठीक। मैम मलेरिया का वीडियो कट गया। अच्छा, मलेरिया का वीडियो कट गया, ऐसा कैसे हो गया? चलो मैं चेक कर लूंगी एक बार। कह रहे कल जो मैंने पढ़ाया था तो उसमें मलेरिया का वीडियो कट गया। हाँ, कल संडे में, तो एक बार चेक कीजिए स्टार्टिंग का। मुझे भी लग रहा है शायद 2 घंटे का, मैंने शायद 2.5 घंटे से ऊपर पढ़ाया था, बट इसमें 2 घंटे का ही आ रहा है। देखते हैं, चेक करवाते हैं। ठीक है, चलो आप पढ़े। अच्छा, वीडियो कट गया है, ठीक है, मैं एक बार चेक करवा ली हूँ टीम से, हो जाएगा, अपलोड हो जाएगा। अगर कटा है कुछ भी तो अपलोड हो जाएगा। ओके, नहीं, स्टार्टिंग में बीच में कट गया। दिखा रहा मुझे कितने देर का है ये टाइम दिख रहा। नहीं, अभी देखिए, अब वीडियो सही है, नहीं कटा। नो, अब प्लीज कल का वीडियो वो कुछ देर लेता, 2 घंटे से जब ऊपर क्लास हो जाती है तो कुछ टाइम लगता है। तो मैम ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कौन कन्वर्ट करता है? एक जगह लीवर रखा है। नहीं, लीवर नहीं करता है, लीवर तो स्टोर करता है ग्लाइकोजन को अजय, ठीक है। तो एक बार कल मैंने भी देखा था तो मुझे सिर्फ 2 घंटे की क्लास दिख रही थी, बट अभी ठीक है, अभी ठीक है, अभी आप चेक कर सकते हैं, सही है। चलिए, ईशिता सिंह आप ब्लॉक नहीं है, आप बिल्कुल, आपको कमेंट दिख रहा है। ब्लॉक तो मैं इनको करवाऊंगी जो मुझे रोज रोज आकर बताते हैं कि ये चैप्टर करवाना है, ये करवाना है। अभी एक बच्चा आया था ना मेरे को, मैंने कल साफ साफ शब्दों में बोला था, मुझे कोई नहीं बताएगा कि आपको ये पढ़ाना है, ये पढ़ाना है। मुझे पता है क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, मैं अपने आप पढ़ाऊंगी, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास स्टार्ट की जाए। आज हमें पढ़ना है एनिमल किंगडम। आज हमें पढ़ना है एनिमल किंगडम। चलिए, अजय वो अलग प्रोसेस होता है। वो कब होता है? जब आपके बॉडी में बिल्कुल ही ग्लूकोज की कमी हो जाती है तो वो एक एंजाइम निकलता है जो करता है, ठीक है। हाँ, वो ग्लाइकोजेनोलाइसिस एक प्रोसेस होता है, वो अलग होता है। चलिए, अंकुर सर की क्लास लगेगी, ऑब्वियसली अंकुर सर की वेडनेसडे थर्सडे क्लास होती है तो लगेगी तब। चलिए देखिए, तो आज हमें पढ़ना है एनिमल किंगडम। हमारे चैप्टर का नाम है एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम, और हिंदी में इसको लिखेंगे हम जंतु जगत का वर्गीकरण। जंतु जगत का वर्गीकरण, जंतु जगत का वर्गीकरण। देखो, एनिमल किंगडम पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक बातों के बारे में पता होना चाहिए। मैंने एक बार इसको साइड में लिख दिया। बेसिकली हमारा चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम तो एनिमल किंगडम ही है, बट इससे पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताती हूँ जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं और उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जो हमारा आज का चैप्टर है, प्लीज एक बार, बोमेंस कैप्सूल का ऐसा कोई काम नहीं होता। बोमेंस कैप्सूल क्या करता है? जो ग्लोमेरुलस फिल्टर्स होते हैं उनके सेटलमेंट में काम आता है, राइट। कमल, आप एक्सक्रीटरी सिस्टम के डाउट आज पूछ रहे हो आप मुझसे, प्लीज। मैं कल पढ़ाया था तो कल ही आप मुझसे पूछते हो डाउट, आज नहीं। देखिए, हमारे चैप्टर का नाम है एनिमल किंगडम, बट मैं आपको कुछ बेसिक चीजें पढ़ाती हूं।
तो वो हमें पढ़नी है यहां पर। इम्यून सिस्टम को हिंदी में क्या कहते हैं? इम्यून सिस्टम को इशिता मैंने आपको कल भी बताया था, इम्यून सिस्टम को प्रतिरक्षी तंत्र कहा जाता है इसमें, या लिखा होता है रोग प्रतिरक्षी तंत्र हिंदी में। ठीक है इशिता, अब मैं पढ़ाऊं आगे। अब मैं आप लोगों के कमेंट हो गए हो तो मैं पढ़ाऊं आगे। शंभू दयाल मीना, मैं आपका नंबर यहां से ब्लॉक करवा रही हूं, ठीक है? तुम बार बार एक कमेंट को टाइप कर रहे हो कि ये चैप्टर नहीं हुआ, ये चैप्टर नहीं हुआ। जो कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो चैप्टर मैं अपने आप करवा दूंगी। तुम लोगों से मुझे एडवाइस लेने का यहाँ पे जरूरत नहीं है। तुम मुझे बताओगे तो मैं, ऐसा नहीं है कि तुम मुझे बताओगे तो मैं पढ़ाऊंगी। प्लीज जेन्युइन कमेंट किया करो। ये क्या कमेंट कर रहे हो? मैं क्या लाइव हूं क्या? मैं सब लोग लाइव हो यहां पर। पता नहीं कब तुम लोग मैच्योर होगे, तुम ऑफिसर बनने जा रहे हो, लाइक सीरियसली। ये चैप्टर नहीं हुआ, वो चैप्टर नहीं हुआ, जो हुए वो तो पढ़ लो कम से कम। और मुझे पता है क्या कराना है, वो मैं अपने आप करवा दूंगी, ठीक है? तुम लोग मुझे मत बताओ कि ये पढ़ाना है, ये पढ़ाना है। जितना मुझे पढ़ाना है, जितना बोला गया है उतना आपको पढ़ाया जाएगा। अगर नहीं पढ़ाया जाए तब आप बोलना। प्लीज बीच में मत मेरे को ऐसा डिस्टर्ब मत किया करो। अगर नहीं पढ़ना है आप क्लास को क्विट कर सकते हैं। अगर मैंने कल भी बोला था और आज मैं फिर बोल रही हूं, अगर मुझे कोई फालतू का कमेंट दिखेगा यहां पर, मैं ब्लॉक करवा दूंगी उसको तुरंत। डेली डेली आप मूड खराब करने आ जाते हो यार। अब एक बच्चे 5 बार कमेंट कर दिया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। सारा पढ़ाने का ठेका मैंने ले रखा है, कुछ थोड़ा बहुत आप भी पढ़ो। कंपटीशन एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो आप, जो कंपटीशन एग्जाम में चैप्टर पूछे जाते हैं वही तो पढ़ाऊंगी मैं। ऐसे तो आप बायोलॉजी 5 साल तक पढ़ लो। ऐसे तो जो नीट वाले बच्चे होते हैं वो 4 साल तक बायो पढ़ते हैं, तो बायो कभी खत्म नहीं होगी। तो मुझे जो पढ़ाना है, जो मैंने बोला है, मैं वही पढ़ाऊंगी। आप लोगों के कमेंट करने से कुछ नहीं होता, वरना मैं आज से कमेंट सेक्शन बंद कर दूंगी और मैं जितने चैप्टर बचे हैं वो बिना कमेंट के पढ़ा दूंगी। फिर तुम लोग ही सफर करोगे इस चीज को। पीडीएफ नहीं है, पीडीएफ नहीं है, पीडीएफ नहीं है। कुछ लोगों की तो गरारी पीडीएफ पे अटकी हुई है, मुझे समझ में नहीं आता। लिटरली बता रही हूँ, अगर आप लोगों की जगह मैं स्टूडेंट होती तो मैं अपने हाथ से खुद नोट्स बनाती। इतना अच्छा तुम लोगों को फैसिलिटी दे रखा है कि एक वीडियो को आप कितनी भी बार देख सकते हो। आप अपने आप नोट्स बना लीजिए ना, अगर नहीं है तो। पहली बात तो मैं आपको नोट्स यहाँ पे अपलोड करवा देती हूँ। चलिए देखिए, हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है एनिमल किंगडम, जंतु जगत का वर्गीकरण। तो जंतु जगत का वर्गीकरण पढ़ने से पहले हमें कुछ नॉर्मल चीजें पढ़नी है कि क्लासिफिकेशन कैसे आया था, कैसे बना था, ये सब। आप एक टर्म पढ़ोगे टैक्सोनॉमी, ये बहुत बार पूछा भी जाता है, टैक्सोनॉमी। व्हाट इज टैक्सोनॉमी? तो आपको बताना है टैक्सोनॉमी होता क्या है। ये जो मैंने यहां पर लिखा है एनिमल किंगडम, साइंस की वो ब्रांच में हम एनिमल किंगडम, साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम एनिमल किंगडम के बारे में स्टडी करते हैं, उसको हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। हिंदी में क्या बोलेगा? जंतु जगत के बारे में, जंतु जगत के बारे में अध्ययन करना टैक्सोनॉमी कहलाता है। बेसिकली मैं जो आज आपको पढ़ाने वाली हूं वो टैक्सोनॉमी का पार्ट है। टैक्सोनॉमी क्या होता है बता देंगे? टू स्टडी अबाउट एनिमल किंगडम। अब एक क्वेश्चन आता है, हु इज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी? हु इज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी? अच्छा, टैक्सोनॉमी को हिंदी में कभी कभी आपको बुक्स में लिखा हुआ मिलेगा वर्गीकी। टैक्सोनॉमी को यहां पर वर्गीकी मतलब वर्गीकरण के बारे में अध्ययन करना वर्गीकी कहलाता है। क्वेश्चन आता है, हु इज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी? आप बताएंगे कार्ल लिनियस इज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। क्या बताएंगे? कार्ल लीनियस। ओ थोड़ा सही लिखो इसको। तो क्या बताएंगे? कार्ल लीनियस क्या है? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। अब मैम कार्ल लीनियस को ही हमने फादर ऑफ, अभिमन्यु कुमार आप मुझे मत बताइए यहां पर मुझे किस पे ध्यान देना है, किस पे नहीं ध्यान देना है, ठीक है? देखिए टैक्सोनॉमी क्या होता है? हमारा चैप्टर का नाम है एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम क्या होता है? वो साइंस की एनिमल किंगडम के बारे में, मतलब जितने भी हमारे एनिमल्स हैं इस यूनिवर्स में,
इस धरती पर या इस यूनिवर्स में जितने भी एनिमल्स हैं उनको एक अलग अलग फाइलम में रखा जाता है। उनके अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं, उन कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग उनको अलग अलग फाइलम में रखा जाता है। तो हमें देखना है कि वो कौन कौन से फाइलम हैं उनके, ठीक है। और एनिमल किंगडम के बारे में स्टडी करना टैक्सोनॉमी कहलाता है। और टैक्सोनॉमी के फादर कौन है, तो आप बताएंगे कार्ल लिनियस जो है वो टैक्सोनॉमी के फादर हैं। अब मैम हम कार्ल लिनियस को ही टैक्सोनॉमी के फादर क्यों मानते हैं, तो देखिए इसका रीजन क्या है। इसका रीजन है, सबसे पहले कार्ल लिनियस जी ने क्या किया था, एक किंगडम दिया था। कार्ल लिनियस जी ने एक किंगडम दिया था। इस किंगडम को कहा जाता है टू किंगडम क्लासिफिकेशन। इसको नाम दिया जाता है टू किंगडम क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ये ध्यान से पढ़ना, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि टू किंगडम किसने दिया, थ्री किंगडम किसने दिया। हिंदी में बोलेंगे द्विजगत वर्गीकरण। पूछे आपसे किसने दिया, क्या बताएंगे हम, कार्ल लिनियस ने दिया। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है हु गेव टू किंगडम क्लासिफिकेशन, हम क्या बताएंगे, कार्ल लिनियस जी ने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। अब बात आती है कि मैम इस क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है, ठीक है। इस क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है, इन्होंने क्या किया, जितने भी अपनी धरती के ऊपर या यूनिवर्स में जितने एनिमल्स थे, जितने जानवर थे, तो इन्होंने क्या किया, जितने भी लिविंग हैं, मतलब एनिमल छोड़ो, जितने भी लिविंग्स हैं, उन लिविंग्स को उनके कैरेक्टर के आधार पर दो अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिया। इन्होंने कहा कि एक तो हम प्लांट को अलग रखेंगे, प्लांट जिसको बोलेंगे पादप जगत, और एक बना दिया इन्होंने एनिमल किंगडम। तो सबसे पहले कार्ल लिनियस आए और कार्ल लिनियस ने क्या किया, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी सजीव चीजें थी, प्लांट भी क्या होते हैं, लिविंग, और प्लांट के कुछ करेक्टर होते हैं वो एनिमल से अलग होते हैं। लाइक प्लांट क्या कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, प्लांट अपना खाना खुद बना सकते हैं, प्लांट में सेल वॉल होता है, मैम आपने पढ़ाया था, एनिमल में सेल वॉल नहीं होता है, एनिमल हेटेरोट्रोफ्स होते हैं, अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं। तो कार्ल लिनियस जी ने क्या किया, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको दो किंगडम में डिवाइड कर दिया, एक प्लांट बना दिया, एक एनिमल बना दिया। अब इसके बाद साइंटिस्ट आए, बोले भाई ऐसे कैसे काम चलेगा, एनिमल तो बहुत सारे होते हैं, एनिमल तो बहुत सारे होते हैं, कि कैसे आप एनिमल, सारे एनिमल को आप एक साथ कैसे रख सकते हो। जो बैक्टीरिया हैं उनके तो अलग अलग कैरेक्टर हैं, ऐसे ही जो आपके रेप्टाइल्स होते हैं वो रैंक कर चलते हैं, उनमें अलग कैरेक्टर हैं, बर्ड्स के अलग कैरेक्टर हैं, तो आप कैसे इनको एक साथ रख सकते हो। इसके बाद आया आपका थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, ये आपको पढ़ना था टू किंगडम। देन आया आपका थ्री किंगडम, ये टू किंगडम फेल हो गया, कार्ल लिनियस का फेल हो गया, बट याद रखिएगा सबसे पहले साइंटिस्ट थे कार्ल लिनियस, जिन्होंने क्या किया था, क्लासिफाई किया था, किसको, किंगडम्स में क्लासिफाई किया। उसके बाद आए थे कौन, उसके बाद आया आपका थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, और हिंदी में इसको कहा जाता है त्रिजगत वर्गीकरण, त्रिजगत वर्गीकरण, त्रिजगत वर्गीकरण, वर्गीकरण। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन है वो किसने दिया था। हम क्या बताएंगे, हम बताएंगे कि एक हैकल नाम के साइंटिस्ट थे, अर्निस्ट हैकल, या आप हैकल ही याद रखो, हैकल नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। और इन्होंने क्या किया, जो कार्ल लिनियस है उन्होंने प्लांट एनिमल बनाया और इन्होंने तीन किंगडम बना दिया अलग अलग। पहला तो प्लांट रखा एज इट इज, प्लांट को प्लांट रखा, दूसरा एनिमल भी एज इट इज रहा, उसके अलावा तीसरा यहां पर ऐड कर दिया, क्या, प्रोटिस्टा। क्या ऐड किया, प्रोटिस्टा। बस यही आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि प्रोटिस्टा को किस क्लासिफिकेशन में ऐड किया गया था। हम क्या बताएंगे, थ्री किंगडम में। किसने दिया था, हैकल ने दिया था। ये भी नहीं चला, ये भी नहीं चला, इसमें भी कुछ डीमेरिट थे। अब आया आपका फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। आप सोच रहे होंगे मैम फोर किंगडम नहीं आया, डायरेक्ट आया था फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। हिंदी में बोलेंगे पांच जगत वर्गीकरण, पांच जगत वर्गीकरण।
मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे उनको कितने भागों में बांट दिया, 5 भागों में। अब ये 5 भाग क्या क्या हो सकते हैं, तो हमें ये देखना है कि 5 किसने दिया था और कौन कौन से हैं। तो देखिए जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आया था वो दिया था RH वही टेकर ने। किसने दिया था? RH वही टेकर ने। यही आपसे एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि अभी तक हम किस किंगडम को फॉलो कर रहे हैं। आप बताएंगे आज तक हम किस किंगडम को फॉलो कर रहे हैं? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। इसके बाद कोई भी नहीं आया। और ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसका फॉलो करते हैं हम? RH वही टेकर का, RH वही टेकर का। अब इन्होंने 5 कौन कौन से बनाए? मैम 3 तो ऑलरेडी बने हुए हैं, प्लांट बना हुआ है, एनिमल बना हुआ है, प्रोटिस्टा बना हुआ है। तो ये तो मैं एज इट इज लिख दूं, प्लांट तो पहले ही था, एनिमेलिया या एनिमल पहले ही था, और तीसरा कौन सा था मैम? प्रोटिस्टा था। अब इन्होंने क्या किया, 2 और बनाए। एक बनाया मोनेरा। मोनेरा में रखे इन्होंने कुछ बैक्टीरियास जो सिंगल सेलुलर बैक्टीरिया थे, और 5 नंबर पे यहां पर बनाया इन्होंने फंगस का, फंजाई का, कवक का। ये लो कवक। 1, 2, 3, 4 एंड 5। हिंदी में कोई अलग नाम नहीं है। तो ये क्या हो गया? अरे वो 4 किंगडम जो है रवि वर्मा, बता देती हूँ, वो वैलिड नहीं था, वो चला नहीं था। उसको क्लासिफिकेशन और टैक्सोनॉमी में नहीं काउंट करते 4 किंगडम को, वो चला नहीं था। आपको बस इतना ही पढ़ना है, आपको 2 वाला और 3 वाला और आपको 5 वाला ही पढ़ना है। देखिए हम आज तक कौन सा किंगडम क्लासिफिकेशन फॉलो कर रहे हैं? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। किसने दिया था? RH वही टेकर ने। कितना बनाया? जो फंगस हैं, जो कवक हैं, वो अलग आते हैं। कवक किस कलर के होते हैं? या तो व्हाइट होते हैं या ट्रांसपेरेंट कलर के होते हैं। वो क्या नहीं कर सकते मैम? वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, उनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो सकती। कवकों में नहीं होती है, आप सब जानते हैं। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जब ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन नहीं आया था उस टाइम पर जो एल्गी थे और जो फंगस थे उनको कहाँ रखा जाता था? आप बताएंगे उस टाइम पर उसको कहाँ रखा जाता था? ये देखो, ये जो मैंने आपका 2 किंगडम लिखवाया था यहां पर, ये जो मैंने बनाया प्लांट, जब आपका कार्ल्स लिनियस जी ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था तो इन्होंने क्या किया था? जितनी भी शैवालें आती हैं, जो एल्गी आती हैं, उसको भी कहाँ रखा था? 2 किंगडम में। और जितने भी फंगस आते हैं, कवक आते हैं, उसको भी कहाँ रखा था? प्लांट में। और बैक्टीरिया को भी प्लांट में रखा, और यही इनका डीमेरिट रहा। साइंटिस्ट लोगों ने इसको अपोज किया कि कैसे आप रख सकते हो, कैसे आप एल्गी के अलग कैरेक्टर होते हैं, ऐसे ही फंगस के अलग कैरेक्टर होते हैं, बैक्टीरिया तो बिल्कुल ही अलग है, आप इसको प्लांट में कैसे रख सकते हो? बट आपका क्वेश्चन बनता है यहां से, तो आपको याद रखना है कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में प्लांट किंगडम में ही तीनों आते थे, बैक्टीरिया, एल्गी, फंगस। बट उसके बाद जब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आया तो इसमें क्या किया? आपके RH वही टेकर जी ने क्या किया? ध्यान से सुनिएगा। RH वही टेकर जी ने क्या किया? प्लांट को प्लांट रखा, एनिमल को एनिमल रखा, प्रोटिस्टा को प्रोटिस्टा रखा, एक और यहां पे लिख रही हूं मैं मोनेरा, ये वाला मोनेरा, और जो फंगस हैं उनको हटाकर अलग से उनका किंगडम बना दिया। अब बचा क्या? बैक्टीरिया को, तो कुछ बैक्टीरिया को मोनेरा में रखते हैं हम, कुछ बैक्टीरिया को हम प्रोटिस्टा में रखते हैं। फंगस का अलग से किंगडम आ गया। क्या बचा मैम? एल्गी बचे मैम, शैवाल बचे। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में एल्गीज कहां आती हैं? आप क्या बताओगे किस में आती हैं? प्लांट किंगडम में आती हैं, क्योंकि प्लांट ग्रीन कलर के, एल्गी ग्रीन कलर के। प्लांट फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, ये भी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, ये भी अपना खाना खुद बना सकते हैं, ये भी अपना खाना खुद बना सकते हैं। तो कुछ सिमिलर से कैरेक्टर आ गए, तो आप याद रखिएगा एल्गी कहीं अलग से किंगडम नहीं है एल्गी का, एल्गी को हम प्लांट में ही काउंट करते हैं। तो ऐसे हमारा क्लासिफिकेशन बना। अब हमारे सिलेबस में क्या है? तो हमारे सिलेबस में ये है एनिमल और प्लांट। अब मैं प्लांट कब पढ़ाऊंगी? जब मैं आपको बॉटनी करवाऊंगी, वनस्पति विज्ञान पढ़ाऊंगी। हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं? एनिमल फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो हमें कौन सा किंगडम पढ़ना है यहाँ पर?
एनिमल किंगडम। और एनिमल किंगडम के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है? टैक्सोनॉमी। तो हमें क्या पढ़ना है? एनिमल किंगडम। तो अब हमारा चैप्टर क्या स्टार्ट होता है? तो ये देखिए, मैंने चैप्टर का नाम क्या लिखा था? तो एनिमल किंगडम। तो हमें क्या पढ़ना है यहाँ पर? एनिमल किंगडम के बारे में पढ़ना है। चलिए पढ़ा जाए अब एनिमल किंगडम के बारे में। अब मैं आपको एक बात बता देती हूँ, हो सकता है अब कुछ बच्चे ऐसे हों जिनको आज का चैप्टर समझ में ना आए, क्योंकि बहुत अटपटे से नाम आने वाले हैं, बहुत अजीब अजीब नाम पढ़ने वाले हो। बट इसमें मेरा कुछ भी नहीं हो, मतलब मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं ये नाम अपने घर से नहीं बनाकर लाई हूँ, ये नाम आपको याद ही करने पड़ेंगे। ऐसे ही आपके एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन, तो आपको ये याद करने ही पड़ेंगे, ठीक है। बहुत अजीब अजीब नाम आएंगे बट आपको पढ़ने पड़ेंगे, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, ठीक है। स्टार्ट करें एनिमल किंगडम। सबसे पहला पॉइंट मैं एनिमल किंगडम में आपको स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें बताती हूँ कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हालांकि मैंने आपको ये बातें बताई भी हैं बट वापस बता देती हूँ, जितने भी लिविंग्स हैं इस यूनिवर्स में, जितनी भी सजीव चीजें हैं, चाहे वो प्लांट हो, हाँ डिजीज से अजीब तो नहीं होंगे, नहीं डिजीज से भी अजीब है बहुत, ठीक है। सिस्टेमा ऑफ नेचुरी, किरण आपका आंसर है सिस्टेमा ऑफ नेचुरी, ठीक है। देखिए देखिए जितने भी लिविंग्स हैं, सजीव हैं, उनको दो भागों में बांटते हैं। एक होते हैं यूनिसेलुलर। जो बच्चा आज कमेंट करेगा उसको ये चैप्टर नहीं समझ में आएगा, उसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। जो बच्चा आज ये आराम से नहीं पढ़ेगा उसे चैप्टर समझ में नहीं आएगा। देखो ये जो फालतू के ये जो कमेंट कर रहे हैं ना, उनको कुछ समझ में नहीं आने वाला है। देखिए एक होते हैं यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर को हम बोलते हैं एक कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव का मतलब क्या होता है? ऐसे जीव जिनमें कितनी सेल हो? एक ही सेल हो, या सेल्स तो बहुत सारी हो बट उनका टाइप क्या हो? एक हो। उसको हम किस में रखते हैं? यूनिसेलुलर में रखते हैं। अजय जी मैं आपका क्वेश्चन का आंसर दूंगी बट क्लास के लास्ट में दूंगी, अभी नहीं, ठीक है। दूसरे आते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, बहुकोशिकीय जीव। ऐसे जीव, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें बहुत सारी सेल्स हो और बहुत सारे टाइप की हो और बहुत सारे काम करें, ठीक है, उनको बोलते हैं मल्टी सेलुलर। अब आपसे क्या पूछा जाएगा? आपसे पूछा जाएगा कि यूनिसेलुलर में कितने फाइलम आते हैं एनिमल किंगडम में। मैंने यहां पर ऐसे नहीं बताया, तो सबको बताइए बात, तो क्या नहीं बात बताने वाली हुई। देखो टोटल आज हमें 12 फाइलम पढ़ने हैं, ध्यान से सुनिएगा। टोटल हमें 12 फाइलम पढ़ने हैं और इस 12 में से आप मान के चलो 12 नहीं, हम 11 ही पढ़ेंगे, क्योंकि 12वां अभी नहीं है हमारे सिलेबस में नहीं है। हमें टोटल 11 फाइलम पढ़ने हैं, 11 फाइलम, ठीक है। अब कुछ बच्चों को तो फाइलम का ही मतलब पता नहीं होगा। फाइलम का मतलब होता है ऐसे एनिमल्स जिनमें सेम से कैरेक्टर हैं, जिनमें उनके अंदर सेम से कैरेक्टर है, उनके बॉडी के फंक्शन सेम से हैं, उनके बॉडी का स्ट्रक्चर सेम सा है, तो उनको एक ग्रुप बना दिया और उस ग्रुप को हम फाइलम बोलते हैं। मान लो जैसे मछलियां हैं, 4-5 मछली हैं, अलग अलग वैरायटी की हैं, उनके सिम्टम्स एक जैसे हैं, उनकी बॉडी स्ट्रक्चर एक जैसा है, एक जैसे उनके अंदर मेटाबॉलिक सिस्टम होता है, तो उनको हमने क्या कर दिया? उनका एक ग्रुप बनाया, उसी ग्रुप को हमने क्या बोल दिया? फाइलम। तो हमें टोटल एनिमल किंगडम में 11 फाइलम पढ़ने हैं। अब एक बात, अगली बात ध्यान से सुनना, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें सिर्फ एक ही फाइलम आता है। तो एक फाइलम कहां पढ़ेंगे हम? तो एक फाइलम हम यूनिसेलुलर का पढ़ेंगे और बाकी के 10 फाइलम कहां पढ़ेंगे? तो बाकी के 10 फाइलम मैं किस में पढ़ाऊंगी? मल्टी सेलुलर में, मल्टी सेलुलर में, ठीक है, बता देंगे। और जो यूनिसेलुलर में फाइलम पढ़ते हैं उसको कहा जाता है प्रोटोजोआ फाइलम। याद करो कल की क्लास मैंने बताया था कि प्रोटोजोआ क्या होते हैं, तो मैम आपने पढ़ाया था ऐसे बैक्टीरिया जिनमें एक ही सेल होती है और जो पानी के अंदर रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटोजोआ। तो अब आपसे एग्जाम में आपका एक क्वेश्चन बन के तैयार हो गया। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि एनिमल किंगडम में यूनिसेलुलर जीवों को, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को
किस फाइलम में रखा जाता है? हम क्या बताएंगे? प्रोटोजोआ फाइलम में। कौन से फाइलम में? प्रोटोजोआ फाइलम में रखेंगे, ठीक है। और यूनिसेलुलर में आता ही एक फाइलम है, कौन सा? प्रोटोजोआ। और इधर जो 10 फाइलम है इनका नाम होता है मेटाजोआ। मेटाजोआ कहने का मतलब है, मेटाजोआ कहने का मतलब है ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर बहुत सारी सेल्स हों और बहुत सारे टाइप की हों, उनको हम बहुकोशिकीय या मल्टी सेलुलर बोलते हैं। और उनको फाइलम के केस में क्या बोला जाता है? मेटाजोआ। वो प्रोटोजोआ है एक फाइलम, इधर वाला ये क्या है? मेटाजोआ। और मेटाजोआ में कितने फाइलम पढ़ेंगे हम? 10 फाइलम। बात क्लियर होगी? सबको समझ में आ गई होगी? अब स्टार्ट करें यहां से। क्या पढ़ाया मैंने अभी तक? मैंने अभी तक पढ़ाया कि जो हमारे इस यूनिवर्स में लिविंग्स हैं, उन लिविंग्स को हम 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं। एक ऐसे जिनके शरीर में ऑर्गेनिजम्स दैट आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल और सिंगल टाइप्स ऑफ सेल आर नोन एज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। एक ही प्रकार की कोशिका या कोशिका बहुत सारी बट एक टाइप की, उसको कहाँ रखते हैं हम? उसको हम यूनिसेलुलर में रखते हैं। बट अगर फाइलम में देखेंगे तो उनको प्रोटोजोआ में रखते हैं। मल्टी सेलुलर बहुत सारी सेल्स, बहुत सारे टाइप की, कितने फाइलम? 10। और फाइलम के केस में क्या बोलते हैं इनको? मेटाजोआ। हिंदी में सेम नाम है, मेटाजोआ ही बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या पढ़ाया आपको कि हम एनिमल किंगडम के बारे में स्टडी करते हैं तो उसको टैक्सोनॉमी बोलते हैं। और टैक्सोनॉमी के फादर कौन है? कार्ल्स लिनियस हैं। अब कार्ल्स लिनियस को क्यों बनाया हमने टैक्सोनॉमी? क्योंकि कार्ल्स लिनियस सबसे पहले साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इन एनिमल किंगडम को या फिर जितने भी लिविंग हैं उनको क्लासिफाई किया था। कौन सा क्लासिफिकेशन दिया था? 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। कौन सा? प्लांट, एनिमल। और प्लांट के अंदर बैक्टीरिया को भी रख दिया, एल्गी को भी रख दिया, फंगस को भी रख दिया। उसके बाद क्या आया? 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। किसने दिया था? हैकल ने। एक तीसरा किंगडम जोड़ दिया, कौन सा? प्रोटिस्टा। और प्रोटिस्टा में बैक्टीरिया जाते हैं। उसके बाद कौन सा आया? 5 किंगडम। किसने दिया? आरएच वही टेकर ने। कौन कौन सा? प्लांट, एनिमल, प्रोटिस्टा, देन मोनेरा और देन 5वां कौन सा हो गया? फंगस। और आज तक हम कौन सा क्लासिफिकेशन फॉलो करते हैं? आरएच वही टेकर का। अब स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। ये कुछ बातें थी जो बातें आपको पता नहीं होती तो मैं अगर क्लास स्टार्ट कर देती तो आपको समझ में नहीं आता। अब हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है एनिमल किंगडम का सबसे पहला फाइलम। सबसे पहला हम पढ़ेंगे प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ। ध्यान से एक एक चीज। अच्छा एक काम करो आप लोग एक काम करो, आज आप लोग ना पेन और कॉपी से लिखो ये चैप्टर। लिखोगे तो आपको बहुत जल्दी याद होगा। सच बता रही हूं मैं, अगर आप लिख लोगे आज तो आपको ये चैप्टर मेरे साथ साथ याद हो जाएगा। जैसे मुझे याद हुआ था वैसे आपको भी याद हो जाएगा। और एक क्वेश्चन देखिए, पेन कॉपी लेकर बैठोगे। फाइलम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जीवों का ग्रुप, ठीक है। पेन कॉपी लेकर बैठोगे बहुत जल्दी याद होंगी चीजें, और अगर नहीं बैठोगे तो याद नहीं होंगी। लिखिए प्रोटोजोआ, हिंदी में प्रोटोजोआ ही बोलेंगे। अब हमें इन प्रोटोजोआ के बारे में कुछ बातें पढ़नी है, कुछ बातें पढ़नी है। देखिए क्या बातें पढ़नी है। सबसे पहला, अभी आपने बताया मैम ये क्या होते हैं? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। हिंदी में क्या बोलेंगे इनको? एक कोशिकीय जीव होते हैं। कहने का मतलब है एक कोशिकीय जीव जिनमें एक ही कोशिका हो उनको हम क्या बोलते हैं? एक कोशिकीय जीव। पहला क्वेश्चन बन गया, पहला क्वेश्चन बन गया सीधा। क्या पूछेगा आपसे? यूनिसेल्युलर जीवों को किस फाइलम में रखा जाता है? हो गया प्रोटोजोआ। दूसरा, इसकी क्वालिटी क्या होती है? अरे भैया ये कैसा है? दूसरा कैरेक्टर देखिए इसका। दूसरा कैरेक्टर क्या होता है? ये जो होते हैं प्रोटोजोआ, ये जो प्रोटोजोआ नाम है, ये जो नाम है, ये नाम किसके द्वारा दिया गया था? ये क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। ये जो प्रोटोजोआ नेम है, जो नाम है, वो किसने दिया?
तो एक गोल्डफस करके नाम के साइंटिस्ट हैं जिन्होंने प्रोटोजोआ टर्म दिया। तो आपसे पूछे ये जो प्रोटोजोआ टर्म या नाम है वो कौन से साइंटिस्ट ने दिया, हम क्या बताएंगे? तो हम बताएंगे गोल्डफस नाम के साइंटिस्ट ने दिया। नेक्स्ट आप बताओगे हाँ देखिए, तो ये नाम किसने दिया था? गोल्डफस ने नाम दिया था। अब नेक्स्ट आपको याद रखना है कि ये ऐसे जीव होते हैं जिनके अंदर टिश्यूज एंड ऑर्गन्स आर एब्सेंट। टिश्यूज एंड ऑर्गन्स आर एब्सेंट, ऐसे जीव जिनके अंदर उत्तक और अंग नहीं पाए जाते हैं। सही तो बात है मैम, आपने यही तो पढ़ाया था कि यूनिसेलुलर का मतलब क्या होता है? एक सेल बनी, यही सेल खाना खाने का काम, यही सेल क्या करती है? न्यूट्रिशन का काम, यही रेस्पिरेशन का, यही डाइजेशन का, यही एक्सक्रीशन का, यही ग्रोथ का काम करती है। एक ही सेल है, वही सेल है, वही उसका शरीर है। तो कहां से इसके अंदर टिश्यू आ गया और कहां से इसके अंदर ऑर्गन आ गए? दोनों ही नहीं है। आपसे एग्जाम में कैसे पूछेगा? वो कौन सा फाइलम है जिनके जीवों में टिश्यूज और ऑर्गन्स का अभाव होता है या टिश्यूज या ऑर्गन्स नहीं पाए जाते? आप क्या बताएंगे? सीधा सा वो प्रोटोजोआ फाइलम है। नेक्स्ट आप बताएंगे कि इनमें रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स आर एब्सेंट। कहने का मतलब क्या हो गया? कहने का मतलब सिंपल सा है, इनमें ना ही तो कोई श्वसन के लिए अंग पाया जाता है। जैसे हमारे बॉडी में रेस्पिरेशन के लिए कौन सा ऑर्गन होता है मैम? लंग्स होते हैं। हमारे बॉडी में एक्सक्रीशन के लिए कौन सा ऑर्गन होता है? कल ही पढ़ा कर गई हूं, किडनी हो गया, लंग्स हो गया, लीवर हो गया, स्किन हो गया। बट ये ऐसे जीव हैं जिनके अंदर ना ही तो कोई रेस्पिरेशन के लिए ऑर्गन है कोई स्पेशली, ना ही कोई एक्सक्रीशन के लिए ऑर्गन है ना? तो कहने का मतलब है यही सेल है, यही इसका ऑर्गन है सारे। तो आपसे पूछे कौन से फाइलम में रेस्पिरेटरी और एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स एब्सेंट होते हैं, हमारे पास सीधा सा जवाब है वो कौन सा फाइलम है? वो मैम प्रोटोजोआ फाइलम है। चलो नेक्स्ट इसके बाद क्या आएगा? नेक्स्ट आपको याद रखना है कि ये जो होते हैं वो यूकैरियोटिक होते हैं। अब ये यूकैरियोटिक क्या होता है ये मुझे लगता है कुछ बच्चों को समझ में नहीं आएगा। ये यूकैरियोटिक होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स के बने हुए होते हैं। हिंदी में सेम नाम होगा यूकैरियोटिक। ये मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी यूकैरियोटिक सेल क्या होती है। ऐसी सेल्स जिनके अंदर न्यूक्लियस हो, और जिनके अंदर कुछ सेल के कंपोनेंट्स हो, उनको बोला जाता है यूकैरियोटिक सेल्स। आप इसके आगे लिख सकते हो कि इनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। अभी आप इस लाइन को बस लिख लो, बाद में बताएंगे आगे। हिंदी में लिखेंगे केंद्रक पाया जाता है। इनकी जो सेल्स हैं उनके अंदर क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। आपसे एग्जाम में पूछ ले कि प्रोटोजोआ में न्यूक्लियस होता है या नहीं होता है, आपको बताना है बिल्कुल होता है, न्यूक्लियस होता है। ठीक है। नेक्स्ट, ये रहते कैसे हैं? या तो ये फ्री होंगे, या तो ये मुक्त अवस्था में होंगे, अपना खुद ही जीवन काट रहे होंगे, या ये रह सकते हैं पैरासाइटिक नेचर में। और पैरासाइटिक का मतलब मैम ने कल क्या बताया था? मैम आपने बताया था ऐसे लिविंग जो अपना न्यूट्रिशन गेन करने के लिए, अपना फूड बनाने के लिए किसी अदर प्लांट या एनिमल पे डिपेंड करते हो, उनको हम पैरासाइटिक बोलते हैं। तो ये क्या होते हैं? ये फ्री भी रह सकते हैं और ये क्या क्या कर सकते हैं? ये पैरासाइटिक नेचर में भी रह सकते हैं। मेनली ये कहाँ रहते हैं आप बताओगे? ये एक्वाटिक एरिया में रहते हैं। एक्वाटिक का मतलब है पानी वाले एरिया में, पानी वाले स्थान में ये ज्यादा रहते हैं। ये हो गए इनके कैरेक्टर, ये हो गए इनकी सिम्टम्स। तो बहुत सारे ऐसे जीव हैं जिनमें ये सारे सिम्टम्स सेम से उठाकर प्रोटोजोआ फाइलम बना दिया। अब बात आती है कि इनके एग्जाम्पल क्या है। इनके
एग्जाम्पल क्या है। तो अब हमें इनके एग्जाम्पल देखने, और यही एग्जाम्पल आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। मैं अलग पेन से लिख देती हूं ताकि आपको याद रहे, वो भी रेड से। रेड से लिखूंगी, ज्यादा दूर तक दिखेगा। क्यों दिखेगा दूर तक? क्योंकि रेड की वेवलेंथ क्या होती है? ज्यादा, और रेड इजीली हमारी आंखें कैप्चर कर लेती है, क्योंकि रेड की स्कैटरिंग क्या होती है? कम, फैलता नहीं है। इसीलिए डेंजर सिग्नल किसके बनते हैं? रेड कलर के बनते हैं। अब आपको इसके एग्जाम्पल लिखना है ध्यान से। सबसे पहला अमीबा, दूसरा युगलीना, 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 तीसरा प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम, चौथा इधर लिख रही हूं मैं पैरामोइसियम, पैरामोइसियम, पांचवा वुचरेरिया ब्रोनकाफ्टे, वुचरेरिया ब्रोनकाफ्टे। अब कुछ बच्चे जो पढ़ने वाले होंगे उनको तो एक बात समझ में आ गई होगी, ये मैम कल पढ़ा के गई थी, इसकी वजह से बीमारी होती है, इसकी वजह से बीमारी होती है। कल पढ़ा के तो गई थी मैं आपको, है ना? तो ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि जो स्लीपिंग सिकनेस, ये कौन सी बीमारी कर रहा था? स्लीपिंग सिकनेस। ये कौन सी कर रहा था? प्लाज्मोडियम, मलेरिया। तो ये जो स्लीपिंग सिकनेस और जो मलेरिया कोज करने वाले बैक्टीरिया होते हैं उनको कौन से फाइलम में रखा जाता है? बड़ा ही सिंपल सा आंसर है। क्या किस फाइलम में रखते हैं हम? तो किस फाइलम में? हम बोलेंगे प्रोटोजोआ फाइलम में। अब एक बात याद रखना, ये जो तीन हैं कौन कौन से? अमीबा, युगलीना एंड पैरामीशियम। ये तीनों कभी भी हमें डिजीज कोज नहीं करते हैं, जबकि ये प्लाज्मोडियम हो गया और वुचरेरिया ब्रोनकाफ्टी हो गया, ये हमें बीमारी करते हैं। क्यों? क्योंकि अमीबा, युगलीना, पैरामीशियम ये फ्री फॉर्म में रह सकते हैं, ये फ्री रहते हैं, जबकि ये दोनों किस नेचर में रहते हैं? तो ये दोनों मैम पैरासाइटिक नेचर में रहते हैं। और पैरासाइटिक का मतलब क्या है? ये फूड खुद नहीं बनाएंगे, ये फूड गेन करने के लिए किसी अदर के साथ रहेंगे। और हमारे में आगे मैंने बताया था प्लाज्मोडियम आएगा, क्या खाएगा? हमारा क्या खाएगा? ब्लड में से प्लेटलेट्स खाएगा, इसको खाना मिल गया, तो पैरासाइटिक नेचर में। वुचरेरिया ब्रोनकाफ्टी हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन कर देता है, वहां का खाना वाना खा लेता है। तो ये आपके दोनों इन्फेक्शन कोज करने वाले होते हैं, ये नॉन इन्फेक्शियस बैक्टीरियाज होते हैं। इतनी बातें आपको किस फाइलम में पढ़नी थी? तो हमारा एक फाइलम कंप्लीट हो गया जिसको हम बोलते हैं प्रोटोजोआ। ये क्या थे? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब जितने चलेंगे वो क्या होंगे? मल्टी सेलुलर। और मल्टी सेलुलर को हम क्या बोलते हैं? मेटाजोआ। तो मैम अब आप ये कहना चाह रही है कि अगले हम कुछ 10, 11, 12 जितने ही पढ़ेंगे वो सारे किस में पढ़ने वाले हैं? वो हम मेटाजोआ में पढ़ने वाले। ठीक है, प्रोटोजोआ कंप्लीट हो गया। अब आए मेटाजोआ में। अब लिखते हैं मेटाजोआ। ठीक है, मेटाजोआ लिखने की जरूरत नहीं है, अब बस एक एक करके फाइलम पढ़ते हैं। चलिए, सबसे पहला फाइलम लिखेंगे हम यहां पर समझ में आ रहा है तुम लोगों को? और अगर नहीं आ रहा तो मेरे पास कोई इलाज नहीं है, रट्टे लगा लो। हाँ मैम, ब्लड पैचेस किससे होती है? अरे बताएंगे, रुक जाइए, अभी रुक जाइए मैम। ये ऑनलाइन क्लास है। यस दीपक कुमार, ऑनलाइन क्लास है। मैं आपका नाम पढ़ रही हूँ, इसका मतलब ऑनलाइन ही है। लिखिए, दूसरा लिखिए। दूसरा आपको यहाँ पर लिखना है। अब कौन सा फाइलम है आप बताएंगे? फाइलम पोरीफेरा, फाइलम पोरीफेरा। सेम नाम हिंदी में, कुछ भी अलग नाम नहीं है, इसको पोरीफेरा ही नाम देंगे। दूसरा फाइलम मेटाजोआ या मल्टी सेलुलर का कौन सा आ गया? तो हम क्या बताएंगे? पोरीफेरा। देखिए यहां पर जो मैंने पोरी वर्ड रेखा है, इस पोरी वर्ड का मतलब होता है पोर्स। और पोर्स तो सब जानते हैं, पोर्स का मतलब क्या होता है? छोटे छोटे छेद, छोटे छोटे छिद्र। जो फेरा टर्म है, फेरा टर्म का मतलब होता है बियरिंग। बियरिंग मतलब बियर करना। तो कहने का मतलब क्या हो गया? ऐसे जीव
जिनके शरीर के ऊपर क्या हो, पोर्स हो, छोटे छोटे छिद्र हो, ऐसे, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम पोरीफेरा फाइलम में रखते हैं। ठीक है, कैसे होती है इनकी स्ट्रक्चर, कुछ ऐसी सी स्ट्रक्चर होती है इनकी, ऐसे इनके अंदर पोर्स होते हैं और इन पोर्स के थ्रू क्या करते हैं, यहां से ऐसे पोर है, यहां पर पोर था एक छोटा सा, इसके थ्रू कोई भी चीज अंदर आई, यहां एक पोर था, इसके थ्रू कोई चीज बाहर चली गई, ऐसे। ठीक है, आपसे एग्जाम में कैसे पूछेगा, पोर बियरिंग एनिमल्स को कहां रखा जाता है, तो आप क्या बोलोगे, कौन से फाइलम में, पोरीफेरा फाइलम में। ये कहां रहते हैं, मोस्टली आप बताओगे ये एक्वाटिक एरिया में रहते हैं, ये पानी वाले एरिया में रहते हैं ज्यादातर। पानी यहां से आया, यहां से वापस चला गया, यहां से आया, यहां से वापस चला गया। ठीक है, इनको क्या कहा जाता है, आप एक नाम सुना आपने, स्पंज। स्पंज तो सब जानते होंगे, स्पंज होता है ना, पानी के अंदर डालो, पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, ऐसे निचोड़ो, पानी बाहर निकल जाता है, ऐसे ही इनकी स्ट्रक्चर होती है। स्मॉल स्मॉल पोर्स होते हैं, पानी के अंदर पड़े रहते हैं, पानी आता है फूल जाते हैं, पानी बाहर आते हैं, थोड़े से सुसक से जाते हैं। इनको कहा जाता है एनिमल किंगडम का स्पंज। आपसे पूछेगा किस फाइलम के ऑर्गेनिज्म को स्पंज कहा जाता है, हम क्या बताएंगे, पोरीफेरा। अब बात आती है इनके एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल आपको याद करने पड़ेंगे, एग्जाम्पल बहुत बार पूछे जाते हैं। एक बात बता देती हूं मैं आपको, ये जो मैंने पोर्स बनाए हैं, इन पोर्स को नाम भी दिया जाता है। ये जो मैंने पोर बनाया, इस पोर को नाम दिया जाता है ऑस्टिया। ये कभी पूछा हुआ तो नहीं है, बट कोई बात नहीं, लिख लो इसको नाम, ये जो पोर बनाया है मैंने, इसको नाम दिया जाता है ऑस्टिया। आपसे पूछ ले जो छिद्र होते हैं उनको नाम क्या दिया जाता है, हम क्या बताएंगे, ऑस्टिया। इसके अलावा इनका एक कैरेक्टर और होता है, ये जो होते हैं इनका कोई फिक्स शेप नहीं होता, ये इर्रेगुलर बॉडी शेप में रहते हैं। कहने का मतलब है, अभी तो मैंने बताया पानी आएगा, फूल जाएंगे, नहीं आएंगे सूख जाएंगे बेचारे, है ना, तो इनका कोई शरीर का आकार निश्चित नहीं होता है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस फाइलम के जीवों के शरीर का आकार निश्चित नहीं होता है, हम क्या बताएंगे, वो पोरीफेरा। अब बात आती है इनके एग्जाम्पल की। ये एग्जाम्पल आपको याद करने पड़ेंगे, मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकती आपका एग्जाम्पल में। सबसे पहला एग्जाम्पल है साइकोन, SYCON, साइकोन। दूसरा यहां पर आता है बाथ स्पंज। आप नेट पे इनके डायग्राम देख सकते हैं, इजीली इनके डायग्राम मिल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है स्पॉन्जिला, 3 नंबर पे इनका स्पॉन्जिला। साइकोन हो गया, बाथ स्पंज हो गया, स्पॉन्जिला हो गया, एक और आता है इसमें, साइकोन हो गया ना, हाँ, हाइलोनेमा। हाइलोनेमा। ये 4 आपको एग्जाम्पल याद रखने, ठीक है, ये 4 आपको एग्जाम्पल याद रखने सीधे से। आपसे कैसे एग्जाम में पूछेगा, आपसे पूछेगा कि जो हाइलोनेमा होते हैं उनको किस फाइलम में रखा जाता है, आपको क्या बताना पड़ेगा, उनको कौन से फाइलम में रखा हमने, पोरीफेरा में रखा। ठीक है, चलो एक सेकेंड, मैं कुछ यहाँ पर बोलना चाहती हूँ। लड़का कमेंट कर रहा है यहाँ पे, अमित कुमार कह रहे हैं पंक्चुअल क्लास नहीं होती है मैम, 1 वीक के लिए तो आउट ऑफ स्टेशन हो जाता है। कहां से हो गया आउट ऑफ स्टेशन, अमित कुमार होश में रहो। कब हुई आपकी 1 वीक के लिए क्लास ऑफ, शायद आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम है। सिर्फ 1 दिन के 2 दिन के लिए क्लास ऑफ हुई थी, और 2 दिन नहीं, आई थिंक 1 ही दिन के लिए क्लास ऑफ हुई थी मेरी, और वो मैंने संडे को कल क्लास ले ली है। कैसे आप बोल सकते हो कि यहां पर पंक्चुअलिटी नहीं है, अगर यहां पंक्चुअलिटी नहीं है ना तो मैं कहीं नहीं मिलने वाली है। आई बात समझ में अमित कुमार, तुम्हें जब पता नहीं है कुछ क्लास कितनी हुई है कितनी नहीं हुई है, तो तुम यहां पर आके फालतू का कमेंट मत करो। 1 वीक के लिए आउट ऑफ स्टेशन, कौन चला गया 1 वीक से आउट ऑफ स्टेशन, किसकी बात कर रहे हैं आप अमित कुमार?
इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है, यहां पर फालतू की बकवास कर रहे हैं आप। कैसा क्राउड आ गया यार इस बैच में, मुझे समझ में नहीं आता है, कहां से मुंह उठा के आगे पढ़ने यहां पर। देखिए, तो ये आपका फाइलम कंप्लीट हो गया है दूसरा। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट हमें लिखना है इसके बाद फाइलम नंबर 3। फाइलम नंबर 3, रवि सर को बोल रहे, आपको पता नहीं है रवि सर नहीं है यहां पे। अब रवि सर नहीं है, टाइम्स का कोई पार्ट नहीं है रवि सर। और रवि सर 1 वीक पहले नहीं, रवि सर दो महीने पहले आउट हो चुके हैं यहां से। फॉर योर काइंड हार्टेड इंफॉर्मेशन। बकवास करने आते हैं यहां पर, पता नहीं कैसा क्राउड है, ऐसा ही मिलना था। नेक्स्ट लीजिए फाइलम नंबर 3। 3 पे आता है निडीरिया। 3 नंबर पे लिखना है आपको निडीरिया। निडीरिया मैडम, ये अमित कुमार है, इनका नंबर ब्लॉक किया जाए। मैडम, ये एक अमित कुमार है एनटीपीसी के और साइंस स्पेशल 2 बैच में, निकालिए उनका नंबर, निकालिए जितने भी अमित कुमार नाम के हैं उनके नंबर निकालिए जरा, और उनको ब्लॉक करवाइए यहां से। 3 नंबर पे लिखना है आपको निडीरिया। निडीरिया, तीन नंबर पे आपको लिखना है निडीरिया। देखिए, सी से लिखा जाएगा बट इसको प्रोनाउंस किया जाता है एन से। इसको प्रोनाउंस किया जाता है एन से। ये निडीरिया क्या होते हैं? तो ये भी एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं। ये भी कहाँ रहते हैं? पानी में रहते हैं। ठीक है, बताएंगे ये भी जलीय जानवर हैं, पानी में रहने वाले जानवर होते हैं। दूसरा आपको बताना है कि इनमें न्यूट्रिशन कैसा होता है। इनमें न्यूट्रिशन कैसा होता है, इनमें पोषण कैसा होता है, आप बताएंगे। ये होती है कार्निवोरस। कार्निवोरस, ये होते हैं कार्निवोरस। ठीक है, अब कार्निवोरस क्या होते हैं? जो मांस वगैरह खा लेते हैं, जो मांसाहारी होते हैं। क्या होते हैं? जो मांसाहारी होते हैं। उसके बाद आपको याद रखना है, ये मैं स्टार करके लिख रही हूं अगला पॉइंट, इनमें ब्लड नहीं होता है। ब्लड इज एब्सेंट। आप बताओगे इनमें खून नहीं पाया जाता है, इनमें खून का अभाव होता है। ठीक है, इनमें ब्लड नहीं होता है। तो अब बात आती है कि मैम अगर ब्लड नहीं है तो इनके बॉडी में जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो सर्कुलेट कैसे होते हैं? तो एक्चुअली इनमें ब्लड नहीं होते, एक ब्लड जैसा ही लिक्विड होता है जिसको हम यहां पर लिम्फ नाम देंगे। तो इनमें लिम्फ या लसिकाएं पाई जाती हैं। लिम्फ या लसिकाएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट आप बताओगे, इनमें भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं होते हैं। जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं, एंड इनमें सर्कुलेटरी ऑर्गन भी नहीं होते हैं। सर्कुलेटरी ऑर्गन का मतलब क्या हो गया? इनमें ना ही तो ब्लड है, ना इनके अंदर हार्ट होता है। ठीक है, ना तो ब्लड होता है इनके अंदर, ना इनके अंदर हार्ट होता है। तो आप बताएंगे इनमें उत्सर्जनी अंग और परिसंचरित अंगों का अभाव होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये भी पानी में रहते हैं। उसके अलावा आप बताएंगे ये कार्निवोरस होते हैं, मांसाहारी होते हैं। उसके बाद आपको याद रखना है कि इनमें ब्लड नहीं होता है, ना ही इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम और ना ही इनमें एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। अब बात आती है इनके एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल आपको याद करने ही पड़ेंगे, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती आपकी हेल्प। एग्जाम्पल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल और सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला हाइड्रा। हाइड्रा, हाइड्रा बहुत बार पूछा जाता है कि हाइड्रा कहाँ रखा जाता है। एक क्वेश्चन आता है, हाइड्रा की खोज किसने की? आप बताएंगे ल्यूवेनहॉक, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। याद करो, वो ल्यूवेनहॉक बैक्टीरिया की खोज की थी ल्यूवेनहॉक ने, आरबीसी की खोज की थी ल्यूवेनहॉक ने। ऐसे ही ल्यूवेनहॉक जी ने हाइड्रा की भी खोज की थी। ठीक है, उसके बाद आप दूसरा याद रखेंगे, यहां पर पोरपीटा। पोरपीटा। तीसरा याद रखेंगी ओबेलिया।
पोरपिटा, हाइड्रा, ओबेलिया, कोरल। नेक्स्ट लिखेंगे आप कोरल, कोरल। ये 4 एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। सबसे ज्यादा यहां पर पूछा जाता है वो है हाइड्रा। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि हाइड्रा को किस फाइलम में रखा जाता है, आप बताएंगे उसको निडीरिया में रखा जाता है। ये आपसे पूछे हाइड्रा अपना न्यूट्रिशन कैसे करता है, आप बताएंगे कार्निवोरस होते हैं, ये मांसाहारी होते हैं। ऐसे ही आपसे पूछा जाएगा कि जो हाइड्रा होते हैं वो कहाँ रहते हैं, आप बताएंगे पानी में रहते हैं। क्या हाइड्रा में ब्लड होता है? नहीं होता। क्या हाइड्रा में एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं? नहीं होते। क्या हाइड्रा में सर्कुलेटरी ऑर्गन होते हैं? नहीं होते हैं। ऐसे आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब यहां से हाइड्रा आपका, हाइड्रा वाला निडीरिया आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद आता है नेक्स्ट टीनोफेरा। लिखा जाता है सी से, बोला जाता है टी से। टीनोफेरा, टीनोफेरा सेम नाम हिंदी में है टीनोफेरा, टीनोफेरा। अब इसके क्या क्वालिटीज होती है आप बताएंगे। जो टीनोफेरा होते हैं वो मरीन वाटर में रहते हैं। कैसे वाटर में? अभी तक जो मैंने पढ़ाए थे वो सारे किसी भी पानी में रह सकते हैं, बट इनको समुद्री पानी चाहिए होता है। और समुद्री पानी में क्या होते हैं? आयंस होते हैं। तो इनका हमेशा आयंस वाला वाटर चाहिए इनको। ठीक है, बता देंगे। हाँ, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नाम है, बट आपको ये याद करने पड़ेंगे क्योंकि एग्जाम में आते हैं, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपको याद रखना है कि इनका जो बॉडी होता है वो होता है ट्रांसपेरेंट। ये क्वेश्चन अच्छा है। इनका जो शरीर है वो ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शी शरीर होता है। मतलब आप जब अगर किसी भी इस ऑर्गेनिज्म को उठाओगे तो उसका शरीर ऐसे उठाकर देखोगे, उसका शरीर में उसको लंग्स भी आपको विजिबल हो जाएंगे, उसके किडनी दिख जाएगा आपको, उसके फेफड़े दिख जाएंगे, उसका ब्लड दिख जाएगा, अगर है तो ब्लड उसके सारे के सारे दिख जाएंगे। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं। इसके एग्जाम्पल बहुत ही बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, मैं यहां पर लिख रही हूं। इसका एग्जाम्पल में आती है जेली फिश। कौन सी फिश? जेली फिश, जो जेली जैसी होती है। और इस जेली फिश में चमक भी होती है, चमकती रहती है, ये इनमें चमक होती है, इनमें शाइनिंग होती है। ये बात भी आपको याद रखनी है। आपसे सीधा पूछा जाएगा जेली फिश को किस फाइलम में रखा जाता है, आप क्या बोलोगे? टीनोफेरा में, टीनोफेरा में रखा जाता है। ठीक है, जेली फिश पारदर्शी होती है, नेट पर डायग्राम देखना, ट्रांसपेरेंट बॉडी होता है और उसमें चमक भी होती है, इसलिए इसको कहां रखा जाता है? रेस्पिरेटरी ऑर्गन होगा, यस साक्षी पांडे, रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है निडीरिया में, बट आपको याद रखना है एक्सक्रीटरी एंड सर्कुलेटरी ऑर्गन नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फाइलम पढ़ते हैं आप। इसमें आपको एक ही याद रखना है, इसमें आपको एक ही एग्जाम्पल याद रखना है क्योंकि एक ही एग्जाम्पल यहां से एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट आपका आता है प्लेटीहेल्मिन्थीज। नेक्स्ट फाइलम कौन सा है? प्लेटीहेल्मिन्थीज। प्लेटीहेल्मिन्थीज सेम नाम हिंदी में है प्लेटीहेल्मिन्थीज। ये ध्यान से पढ़िएगा, इसके क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं एग्जाम में। देखिए प्लेटी का मतलब क्या होता है? प्लेटी का मतलब होता है फ्लैट, फ्लैट। और हेल्मिन्थीज का मतलब क्या होता है? वोम। और वोम का मतलब क्या होता है? कीड़े। वो कीड़े जो कैसे हैं? फ्लैट हैं। उनको कहां रखा जाता है? उनको प्लेटीहेल्मिन्थीज में रखा जाता है। वो कीड़े जो फ्लैट है, प्लेट के जैसे, प्लेट तो जानते होंगे चपट्टी जैसे चपट्टी होती है फ्लैट सी, वैसे होते हैं, उनको हम कहां रखते हैं? ऐसे कीड़े, ऐसे वोम जिनका शरीर कैसा हो? प्लेटीहेल्मिन्थीज वाला हो। ठीक है, अब सबसे अच्छा इसमें क्वेश्चन आपको बताना है, इनके अंदर एलिमेंट्री कैनाल नहीं होता, एलिमेंट्री कैनाल एब्सेंट। अब मैम ये एलिमेंट्री कैनाल क्या होता? अब मैं ये नहीं बताऊंगी क्योंकि मैं आपको पढ़ा चुकी हूं। आहार नाल नहीं पाया जाता है। आहार नाल क्या होता है?
वो सारे के सारे ऑर्गन्स जहां पर फूड जाता है डाइजेशन के लिए। लाइक हमने बताया था आपको, सबसे पहले खाना कहाँ खाते हैं? माउथ में। देन कहाँ जाता है? फूड पाइप में। देन कहाँ जाता है? स्टमक में। देन कहाँ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में। तो कहने का मतलब है इनमें ना ही तो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ना ही लार्ज इंटेस्टाइन होती है। कहने का मतलब है जो माउथ से रेक्टम वाला पार्ट है वो एब्सेंट होता है, वो एब्सेंट होता है। ये बात आपसे एग्जाम में पूछी जाती है कि किस फाइलम के जीवों में एलिमेंट्री कैनाल नहीं होता। ये कैसे रहते हैं? मैम ये भी पैरासाइटिक होते हैं। ये भी क्या होते हैं? परजीवी होते हैं, परजीवी होते हैं। नेक्स्ट आप बताओगे कि ये क्या होते हैं। मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर रही हूं। ये होते हैं बाइसेक्सुअल। अब मैम बाइसेक्सुअल का मतलब क्या है? बाइसेक्सुअल को हिंदी में द्विलैंगिक कहा जाता है। द्विलैंगिक कहने का मतलब है एक ही कीड़ा है, मान लो एक कीड़ा है ऐसे, इस कीड़े पे इधर की साइड मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा। एक क्या होगा? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा। हिंदी में बोलेंगे नर प्रजनन अंग। नर प्रजनन अंग वो अंग जो प्रजनन में काम आता है, जो रिप्रोडक्शन में काम आता है। इधर की साइड होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मादा प्रजनन अंग। आप फुल नेम लिख लेना, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। एक ही कीड़ा है, इसी कीड़े के ऊपर इधर मेल वाला है, इधर फीमेल वाला है। एक ही कीड़े के ऊपर जब दोनों ऑर्गन है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो हमने इसको क्या नाम दे दिया? बाइसेक्सुअल। ये आपसे पूछा जाएगा कि किस फाइलम के जीव बाइसेक्सुअलिटी को शो करते हैं। हम क्या बताएंगे? प्लेटीहेल्मिन्थीज। प्लेटीहेल्मिन्थीज बता देंगे। इस यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। नेक्स्ट देखो, ये कैसे होते हैं? फ्लैट होते हैं, ऐसे ऐसे रिबन जैसे, ऐसे ऐसे कीड़े होते हैं। फ्लैट वॉर्म होते हैं, रिबन जैसे होते हैं। रिबन 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 मतलब जो बालों में रिबन लगाते हैं वो वाला। हाँ, तो रिप्रोडक्शन क्या करते हैं? अपने आप हो जाता है, क्योंकि मेल रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव दोनों होते हैं यहाँ पर। अब बात आती है इनके एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल कौन से होते हैं? तो हम अब इनके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। अरे भैया ये हमें एक तो ये बोर्ड समझ में नहीं आता। चलिए इसको रबी कर देते हैं, हटा दिया। तो प्लेटीहेल्मिन्थीज के एग्जाम्पल लिखिए कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला आप बताएंगे टीनिया। सबसे पहला यहां पर एग्जाम्पल आता है टीनिया। एक नंबर पे आप बोलेंगे टीनिया, TEA आएगा, TEA। ठीक है। उसके बाद दूसरा आता है यहां पर फासियोला। दूसरा आता है फासियोला। फासियोला बोला जाता है इसको। नेक्स्ट आता है यहां पर प्लेनेरा। नेक्स्ट ये से नाम आपको याद करने हैं। नेक्स्ट आता है यहां पर प्लेनेरिया। एक होता है टीनिया, मैं इसकी स्पेलिंग सही कर देती हूँ, करेक्ट कर देती हूँ, कहीं आप गलत ना लिख दो। TEANIA, टीनिया, फासियोला एंड प्लेनेरिया। ये तीनों एग्जाम्पल होते हैं किसके? तो आप बताएंगे ये किसके होते हैं? प्लेटीहेल्मिन्थीज। ये टीनिया जो होता है वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में आके रहने लग जाता है और हमें इन्फेक्शन कर देता है। ये जो फासियोला है ये भी पैरासाइट, ये ऑब्वियसली बात है, ये पैरासाइटिक है। ये क्या करता है? ये हमारे लीवर में आके इन्फेक्शन कर देता है, जिसके कारण हमारा लीवर डैमेज होने लग जाता है। ये हमारे लीवर को नुकसान पहुंचा सकता है। प्लेनेरिया हमारे ब्रेन में इन्फेक्शन कर देता है, जिसके कारण ब्रेन में सूजन आ जाती है। ठीक है। टेनिया स्मॉल इंटेस्टाइन में, फासियोला लीवर डैमेज करता है, प्लेनेरिया ब्रेन में इन्फ्लामेशन या ब्रेन में सूजन का काम कर देता है। ये आपका नेक्स्ट फाइलम हो गया। कौन सा? प्लेटीहेल्मिन्थीज।
सीधा डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, टेनिया फासियोला को कहाँ रखा जाता है, आपको बताना पड़ेगा कहाँ रखा जाता है। ठीक है। प्लेटी का मतलब होता है फ्लैट, मतलब रिबन जैसे आकार के। नेक्स्ट है आपका यहां पर फाइलम नीमेटोडा। नेक्स्ट फाइलम आता है नीमेटोडा। नीमेटोडा नीमेटोडा। फ्लेम सेल्स क्या होती हैं आगे बताएंगे। जिनके अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स नहीं होते तो वो फ्लेम सेल्स के थ्रू अपने एक्सक्रीशन करते हैं, उसमें कहते हैं। ठीक है, उसको कहते हैं फ्लेम सेल्स। नेक्स्ट आपको बताना है फाइलम निमेटोडा। निमेटोडा क्या होते हैं आप बताएंगे। जो निमेटोडा होते हैं ये राउंड वॉर्म होते हैं। कल एक बच्चे ने पूछा था मुझसे राउंड वॉर्म क्या होते हैं, मैंने उसको वहां पर एग्जाम्पल बताया था और अब मैं बता देती हूँ उसको कहाँ रखा जाता है। उसको जो गोल क्रमी होते हैं, मतलब जो गोल आकार के, देखो आपसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में। जो फ्लैट वॉर्म है उसको कहाँ रखा हमने, प्लेटीहेल्मिन्थेस। जो रिबन की आकार के हैं वो भी कहाँ थे, प्लेटीहेल्मिन्थेस। और जो गोल हैं उसको कहाँ रखते हैं हम, निमेटोडा में रखते हैं। अब इनके कुछ कैरेक्टर, ये फ्री भी रह सकते हैं और ये पैरासाइट्स भी होते हैं। पैरासाइट्स का मतलब क्या हो गया, या तो ये मुक्त अवस्था में होंगे या ये किसी दूसरे ह्यूमन या एनिमल के साथ क्या करते हैं, साथ में रहते हैं। नेक्स्ट आपको याद रखना है इनके अंदर जो सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं वो सेपरेट होते हैं। जो सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। सेक्सुअल ऑर्गन्स आर सेपरेट। लैंगिक जनन अंग, लैंगिक जनन अंग अलग अलग पाए जाते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है, कैसे, एक कीड़ा है ऐसे, ये मेल है, एक कीड़ा है ये फीमेल है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, बता देंगे ये कैसे रहते हैं। कुछ ऐसी सी स्ट्रक्चर होती है इनकी, ऐसे राउंड राउंड ऐसे बने हुए होते हैं इनके अंदर। अब इसका एग्जाम्पल आप बताएंगे। इसका एग्जाम्पल कहां लिखूं, इसका एग्जाम्पल यहां लिखती हूं। इसका एग्जाम्पल पहला है एस्केरस, एस्केरेस। ये हमें स्कैबीज कर देता है, खाज कर देता है। ये हमें स्कैबीज जानते ना, खाज, खाज आने लग जाती है, खाज कर देता है ये हमारे बॉडी में। दूसरा इसका एग्जाम्पल आप बताएंगे। इसका एग्जाम्पल दूसरा एस्प्रीजीलस, एस्प्रीजीलस फ्यूमिगेटस, फ्यूमिगेटस। कल की क्लास याद करो जरा, इससे कौन सी बीमारी होती है हमें, अस्थमा। आपसे एग्जाम में कैसे पूछेगा, स्कैबीज और अस्थमा करने वाले जो वोम होते हैं, जो कीड़े होते हैं, वो कहाँ रखे जाते हैं, वो राउंड वोम होते हैं। और राउंड वोम किस में आते हैं, नीमेटोडा में आते हैं। या पूछेगा खाज किस वोम के कारण होती है, एस्केरिस। आपसे पूछेगा अस्थमा किस वोम के कारण होता है, एस्प्रीजीलस फ्यूमिगेटस। ये लो आपका क्वेश्चन। ईचिंग अलग होता है, खाज अलग होता है। ईचिंग की सेकेंडरी स्टेज को ही आप खाज का नाम देते हैं। खैर, मतलब जो स्किन रेडिश में पड़ जाती है उसको खाज कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फाइलम। जितना मैं पढ़ा रही हूं उतना आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। नेक्स्ट फाइलम आपका आता है, जितना भी नंबर है आप नंबर लगा लेना। नेक्स्ट फाइलम है आपकी एनेलिडा। नेक्स्ट फाइलम कौन सा है, एनेलिडा, एनेलिडा फाइलम। अब इसके क्या कैरेक्टर है, इसके कैरेक्टर बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। सबसे पहला, इनमें रिप्रोडक्शन कैसा होता है, आप बताओगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है, लैंगिक जनन, मतलब
इनमें जो जनन होता है वो सेक्सुअल ऑर्गन्स के थ्रू होता है। सेक्सुअल लैंगिक जनन का मतलब होता है, देखो दो टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं, एक होता है सेक्सुअल, एक होता है एसेक्सुअल। सेक्सुअल का मतलब होता है ऐसा रिप्रोडक्शन जो गैमेट सेल के थ्रू हो। कौन सी सेल के थ्रू? गैमेट सेल। और गैमेट सेल को क्या बोलते हैं? प्रजनन कोशिका। जैसे हमारे बॉडी में होता है स्पर्म होता है, ओवम होता है, तो हम लोगों में कैसा रिप्रोडक्शन होता है? सेक्सुअल। एक होता है एसेक्सुअल। एसेक्सुअल का मतलब होता है ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें गैमेट सेल का कोई भी इन्वॉल्वमेंट ना हो, उसको एसेक्सुअल बोलते हैं। ये कैसे हो सकता है? कोई उसका किसी भी ऑर्गेनिज्म का पार्ट टूट के गिर गया, कोई पार्ट टूट गया उसका, वो पार्ट अपने आप नया बन गया, या उसको कट करके कुछ और उसको नया ऑर्गेनिज्म बन सकता है। बहुत सारे रीजन होते हैं, इसके आगे पढ़ाएंगे हम आपको। ये आपको याद रखना है कि इनमें गैमेट सेल के थ्रू होता है, इसलिए इनको हमने एनेलिडा को क्या बोला? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोला। नेक्स्ट आपको याद रखना है इनका जो शरीर होता है उसमें छोटे छोटे सेगमेंट बने हुए होते हैं। इनका बॉडी कैसा होता है? सेगमेंट में रहता है, खंडन बने हुए होते हैं। खंडन, खंडन का मतलब अलग अलग ऐसे सेगमेंट बने हुए होते हैं। कैसे होते हैं आप खुद देख लो। एक सेगमेंट ये, दूसरा सेगमेंट ये, तीसरा सेगमेंट ये, चौथा सेगमेंट ये, पांचवा सेगमेंट ये, ऐसे सेगमेंट में इनकी बॉडी रहती है। कुछ बच्चों को तो इसका एग्जाम्पल याद आ गया होगा। इसका एग्जाम्पल क्या है? इसके एग्जाम्पल में रेड कलर के पेन से लिख रही हूं, इसका मतलब बहुत ही ज्यादा पूछा हुआ क्वेश्चन। सबसे पहला केंचुआ। केंचुए को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? अर्थवर्म। दूसरा लीच। लीच को क्या बोलते हैं हम? जोंक। और ये दोनों ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि केंचुए और लीच को, अर्थवर्म और लीच को किस फाइलम में रखा जाता है? आप क्या बताएंगे? एनेलिडा। आप देखना केंचुए का शरीर आपको ऐसे सेगमेंट्स में बटा हुआ दिखाई देगा, ठीक है। यस, इनमें ब्लड होता है, बिल्कुल ब्लड होता है, इनमें ब्लड सर्कुलेट होता है। सर्कुलेटरी ऑर्गन भी होते हैं इनमें, रेस्पिरेटरी ऑर्गन भी होते हैं, ठीक है। केंचुआ बताया था मैंने, केंचुआ कहां से सांस लेता है? केंचुआ स्किन से सांस लेता है। तो इनमें सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, एक्सक्रीटरी सारे ऑर्गन्स होते हैं इनमें से, ठीक है। चलिए बता देंगे फाइलम। केंचुए को किसमें? कॉकरोच नहीं बोला है मैंने, यहाँ पे कॉकरोच आगे आएगा, कॉकरोच को यहाँ नहीं रख सकते आप। कॉकरोच अलग है, लीच अलग है, केंचुआ अलग है। लीच और केंचुआ एक में ही आते हैं, वो कौन सा होता है? एनेलिडा फाइलम होता है। चलिए जी, एक और पढ़ लिया आपने। अब नेक्स्ट पढ़े, एनालिडा के बाद आता है आपका मोलस्का। मोलस्का, मोलस्का। मोलस्का को मोलस्का मत बोलिए, मोलस्का को बोलिए मोलस्का। एकदम सॉफ्टली बोलिए, क्योंकि ये जीव क्या होते हैं? बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होते हैं। इनका शरीर बहुत ज्यादा मुलायम होता है। मोलस्का ऐसे बोलिए, सॉफ्टली बोलिए। क्वेश्चन आएगा आपसे, ऐसे जीव जिनका शरीर बहुत सॉफ्ट हो उनको हम किस फाइलम में रखते हैं? आप बोलोगे इनका शरीर सॉफ्ट बॉडी होता है, बहुत मुलायम से होते हैं, ऐसे छुई मुई टाइप, ऐसे मतलब थोड़े ऐसे स्लिपरी भी होते हैं ये, है ना। इनको आप स्लिपरी भी लिख सकते हो, थोड़ा सा ऐसे स्लिप कर जाते हैं, ऐसा पकड़ोगे तो इनको चिकने होते हैं, मतलब छूने पे चिकने से होते हैं, ठीक है। उसके बाद आप बताओगे, जो अगला मैं आप लिख रही हूं वो आपको स्टार करके पढ़ना है, ऐसे ही नहीं पढ़ना है। ये जो होते हैं ये केमिकल सिक्रीट करते रहते हैं, दे सिक्रीट कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है? CaCO3। आप बताओगे कि इस फाइलम के जो जीव होते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट को सिक्रीट करते हैं। क्या सिक्रीट करते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। क्यों करते? ये बेचारे इतने सॉफ्ट होते हैं, कोई इनको कैसे इनको दबा वबा के मार सकता है, इसीलिए क्या करते हैं, मान लो ये ऐसे यहाँ पर एक सॉफ्ट सा जीव है, ये क्या करेगा? कैल्शियम कार्बोनेट सिक्रीट करेगा और अपने चारों तरफ कैल्शियम कार्बोनेट की ऐसे लेयर बना लेगा ताकि इनको कोई भी नुकसान ना पहुंचा पाए। तो इनको बोलते हैं हम क्या? मोलस्का। याद रखोगे, कैल्शियम कार्बोनेट कौन सिक्रीट करता है? तो ये बाहर हार्ड सी लेयर बन जाएगी। ये किसकी लेयर है? कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर है। अपने आप को बचाने के लिए इनके बॉडी में कैल्शियम कार्बोनेट का सिक्रीशन होता है,
जिसके थ्रू इनको कोई मार ना पाए। नेक्स्ट, इनमें न्यूट्रिशन कैसा होता है? न्यूट्रिशन का मतलब है इनमें पोषण कैसा होता है। तो आप बताओगे ये होते हैं हेटेरोट्रॉपिक। कैसे होते हैं ये? हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। और हेटेरोट्रॉप्स का मतलब क्या है? परजीवी, दूसरों से अपना खाना लेते हैं। कैसे होते हैं ये? परजीवी। ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, आपसे पूछे कि ये रहते कहाँ हैं, आप बताओगे ये पानी के अंदर रहते हैं, ये एक्वाटिक एरिया में रहते हैं। अब मैम, जब एक्वाटिक एरिया में रहते हैं तो ये सांस कहाँ से लेते होंगे? जहां से मछली सांस लेती है, क्योंकि मछली भी पानी में रहती है। तो इनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होना चाहिए? इनमें गिल्स होते हैं। इनमें क्या होते हैं? गलफड़े होते हैं। रेस्पिरेशन के लिए इनमें कौन सा ऑर्गन पाया जाता है? रेस्पिरेशन के लिए इनमें आप बताएंगे गिल्स पाए जाते हैं, क्योंकि कहाँ रहते हैं ये? एक्वाटिक एरिया में रहते हैं। अब इसके एग्जाम्पल मैं यहां लिख सकती हूँ, मेरे पास यहां स्पेस है। एग्जाम्पल आप मान के चलो, आपके पास इस चैप्टर से यहां से क्वेश्चन पक्का मिलेगा। सबसे पहला ऑक्टोपस। ऑक्टोपस के कितने हाथ होते हैं, कितनी भुजा होती है? आप बताओगे 8 भुजाएं होती है। ऑक्टोपस को डेविल फिश करके टर्म दिया जाता है। डेविल फिश दिखने में आपको पता ही है बड़ा डेंजर सा लगता है ना। एक एग्जाम्पल यहां पर ऑक्टोपस। दूसरा एग्जाम्पल यहां पर आप याद रखेंगे, यहां पर आता है एप्पल स्नेल। एप्पल स्नेल क्या होता है? शंख तो आप सब लोग समझते होंगे, कोई ऐसा है जो शंख भी नहीं समझता है। नेक्स्ट है यहां पर लैंड स्नेल, जिसको क्या कहा जाता है? लैंड स्नेल को हिंदी में क्या बोलते हैं? धोंदा। हाँ, हिंदी में बोलते हैं धोंदा। लैंड स्नेल, एप्पल स्नेल, लैंड स्नेल, ऑक्टोपस कहां पे आते हैं? हम बताएंगे मोलस्का में। और मोलस्का में कौन आते हैं? तो मैम बहुत ही सॉफ्ट जीव आते हैं। ठीक है, बहुत ही सॉफ्ट जीव आते हैं। एक एग्जाम्पल और लिखना, मैं यहां पे लिख रही हूं, इसमें आती है पर्ल ऑस्टर, मोती सीप तो आप सब जानते होंगे, तो इसमें मोती सीप को भी रखा जाता है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। पर्ल ऑस्टर पूछे, मोती सीप पूछे तो भी कहां आता है? तो आप बताएंगे किस फाइलम में? मोलस्का फाइलम में। सबसे ज्यादा स्टार करना ऑक्टोपस पूछा जाता है। एप्पल स्नेल, शंख जो होते हैं वो किस में आते हैं? शंख के बाहर कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर रहती है वो, ठीक है, वो लैंड स्नेल भी इसी में आते हैं। ठीक है, यस, ऑक्टोपस के बाहर वाली लेयर में कैल्शियम कार्बोनेट होता है, सुरेंद्र कुमार बैरवा। ठीक है, पर्ल ऑस्टर, मोती सीप भी इसी में आते हैं। चारों आप इसका एग्जाम्पल पूछे जाते हैं बहुत बार एग्जाम में, याद रखिएगा। नेक्स्ट, मेरा फेवरेट फाइलम, और फेवरेट कौन सा है मेरा? तो आप याद रखेंगे ऑर्थोपोडा। नेक्स्ट आता है आपका आर्थ्रोपोडा या ऑर्थ्रोपोडा करके टर्म दिया जाता है इनको। टर्म से कोई मतलब नहीं होता, आपको पढ़ना का मतलब होता है आर्थ्रोपोडा। सबसे पहला सबसे फेमस क्वेश्चन एनिमल किंगडम का, कि सबसे बड़ा फाइलम कौन सा होता है? आप बताओगे इट इज लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। इट इज लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। यह जंतु जगत का सबसे बड़ा फाइलम है, यह जंतु जगत का सबसे बड़ा समूह है। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आता है। क्या क्वेश्चन आएगा कि एनिमल किंगडम में सबसे बड़े फाइलम का नाम बताइए? आपको बताना पड़ेगा आर्थ्रोपोडा होता है। दूसरा, अब मैंने पूछ लिया सबसे बड़ा तो आर्थ्रोपोडा होता है, बट सेकंड लार्जेस्ट कौन सा होता है? आप बोलोगे मोलस्का इज द सेकंड लार्जेस्ट एनिमल किंगडम। मोलस्का क्या होता है? आर्थ्रोपोडा के बाद सेकंड लार्जेस्ट एनिमल किंगडम है।
ये भी आप याद कर लेना। दूसरे स्थान पर सबसे बड़ा जंतु जगत का ग्रुप कौन सा होता है? मोलस्क का। ठीक है, ये भी आप याद कर लीजिएगा। हो गया। अब इनके आपको कुछ कैरेक्टर्स याद रखने हैं। पहला, इनका बॉडी भी फ्रेगमेंट में रहता है, बट ये फ्रेगमेंट अलग है। इनका बॉडी भी खंडों में बटा हुआ होता है, बट ये खंड प्रॉपरली विजिबल होते हैं। कैसे होता है? ऐसे 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे। और ये जो खंड है, इनको यहां पर टर्म दिया जाता है, इनको कहा जाता है अपेंडेजेस। इनको बोला जाता है, ये जॉइंट हो रखे हैं आपस में, इनको बोला जाता है जॉइंट अपेंडेजेस। हिंदी में इसको बोलते हैं सम्मिलित खंडन। मतलब एक साथ समूह बना हुआ है खंडों का, जॉइंट अपेंडेजेस बनते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा आर्थ्रोपोडा, सही बोला आपने। उसके बाद मोलस्क का सेकंड लार्जेस्ट किंगडम होता है। इनका शरीर भी फ्रेगमेंट में बटा हुआ है, कुछ जॉइंट से बने हुए हैं, वो जॉइंट आपस में जुड़े हुए होते हैं, तो जब जुड़ जाते हैं उनको अपेंडेजेस करके नाम टर्म देते हैं। ये आपको बताना होगा। नेक्स्ट, ये कहां रहते हैं? ये ऑल राउंडर होते हैं। ये ऑल राउंडर है, इसीलिए तो सबसे बड़ा फाइलम है, कहीं भी रह सकते हैं। अब मैम ऑलराउंडर का मतलब क्या है? क्या कमरे में बंद करके रख दोगे इनको? वो मेरा मतलब नहीं है बोलने का। ऑलराउंडर का मतलब है ये हवा में रह सकते हैं, ये पानी में रह सकते हैं, और ये धरती पर अर्थ पे रह सकते हैं, ये फ्लाई कर सकते हैं, उड़ भी सकते हैं ये। तो देखिए, इतने सारे आपको इनमें से याद रखने हैं। पानी में, धरती पर, हवा में उड़ भी सकते हैं। नेक्स्ट आपको याद रखना है, जितने भी इंसेक्ट्स का मतलब क्या होता है? कीड़े मकोड़े। एक बच्चा कह रहा है विजिबल नहीं हो रहा है। कीड़े मकोड़े, वो कीड़े मकोड़े जिनके 3 पैर होते हैं, जिनमें 3 टांगे होती हैं, वो सब कहाँ आते हैं? आप बताओगे वो सब कहाँ आते हैं? वो आर्थ्रोपोडा में होते हैं। 3 लेग्स, या आप बोल सकते हैं 3 पेयर्स लेग्स जिनमें होते हैं, 6, वो सब कहाँ आते हैं? आर्थ्रोपोडा में आते हैं। अर्थवॉर्म पीछे आ गया है। आप अर्थवॉर्म की बातें यहाँ क्यों कर रहे हैं? अर्थवॉर्म यहाँ नहीं आएगा। अर्थवॉर्म के अलग खंडन होते हैं, उनमें अपेंडेजेस नहीं होते, आपस में जुड़े हुए नहीं होते हैं वो। ठीक है, आपसे पूछे सारे के सारे इंसेक्ट्स कहाँ आते हैं, हम बताएंगे आर्थ्रोपोडा में। अब इसका एग्जाम्पल लिखना आप स्टार्ट कीजिए। ये तो इतना बड़ा है, कितने एग्जाम्पल लिख सकते हो आप? सबसे पहला बटरफ्लाई। बटरफ्लाई कहाँ आती है? आर्थ्रोपोडा में। दूसरा कॉकरोच, और यही आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। कॉकरोच कहाँ आते हैं? आर्थ्रोपोडा में। प्रॉन, झींगा मछली, जो झींगा होते हैं वो भी कहाँ आते हैं? आर्थ्रोपोडा में आते हैं। नेक्स्ट, जितने भी केकड़े होते हैं, केकड़े तो जानते हैं आप, क्रैब्स, जो केकड़े होते हैं वो भी आते हैं यहाँ पे। उसके अलावा आप याद रखेंगे, इसमें जितने भी उड़ने वाले कीड़े मकोड़े होते हैं, फ्लाई इंसेक्ट्स होते हैं, उड़ने वाले कीड़े मकोड़े, वो भी किस में आते हैं? आर्थ्रोपोडा में आते हैं। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल भी किस में याद रखेंगे आप? आर्थ्रोपोडा में। आपसे सीधा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कॉकरोच कहाँ आता है, तो कॉकरोच आप याद रखेंगे, कॉकरोच आर्थ्रोपोडा में आता है। एक बच्चे ने तो बनाकर भी भेज दिए यहाँ पर, यस, बटरफ्लाई भी इसमें आएंगी, कॉकरोच भी इसी में आएगा, और क्या बनाया है आपने? केकड़ा भी इसी में आएगा, और उड़ने वाले कीड़े मकोड़े भी इसी में आएंगे। बता देंगे आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा होता है, और बताएंगे आप क्या बताएंगे? आर्थ्रोपोडा जो होते हैं वो एयर, वाटर, अर्थ सब में रह सकते हैं, और वो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, इंसेक्ट वगैरह सब इसी के अंदर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फाइलम है आपका इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा,
इकाइनोडर्मेटा, सेम नाम हिंदी में है, इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा। देखो मैंने यहां पर डर्म टर्म यूज किया है। जो डर्म टर्म होता है वो हमेशा स्किन से रिलेट करता है। जैसे हम बोलते हैं डर्मेटोलॉजी, जैसे हम बोलते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट, है ना, स्किन स्पेशलिस्ट को, स्किन की स्टडी को डर्मेटोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, तो इकाइनोडर्मेटा, तो डर्म जो टर्म है उसका मतलब क्या हो गया, स्किन। डर्म, ओहो, इकाइनोडर्मेटा, ये जो डर्म टर्म है उसका मतलब हो गया स्किन। और ये जो इकाइनो टर्म होता है उसका मतलब होता है स्पाइंस, और स्पाइंस का मतलब होता है कांटे। जिनके शरीर पर कांटे लगे हों, जिनके शरीर पे क्या लगे हों, कांटे लगे हों, उनको कहाँ रखते हैं हम, तो आप क्या बताएंगे, इकाइनोडर्मेटा में। आपसे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्पाइन बियरिंग एनिमल्स कहाँ आते हैं, आप क्या बताओगे, स्पाइन बियरिंग एनिमल्स इकाइनोडर्मेटा में आते हैं। जिनके ऊपर कांटे लगे हुए होते हैं वो किस में आते हैं, वो इकाइनोडर्मेटा में आते हैं। कहाँ रहते हैं, मरीन वाटर में। इनको आयंस वाला पानी चाहिए, इनको समुद्री पानी चाहिए, उसके बिना ये मर जाते हैं। नॉर्मल वाटर में नहीं रह सकते हैं ये, समुद्री पानी में रहते हैं ये। और इनके शरीर पे कांटे से लगे हुए होते हैं, छुओगे आपको दर्द होगा क्योंकि कांटे आपको चुभने लग जाएंगे। अब बात आती है इनके एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल बहुत बार पूछ लिया जाता है। सबसे पहला स्टारफिश, याद रखिएगा स्टारफिश फिश में नहीं आती है, कहाँ आती है, इकाइनोडर्मेटा में। कैसी होती है, ऐसी सी, आप सब जानते होंगे स्टारफिश। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट आता है सी कुकुम्बर। सी कुकुम्बर, अब कुकुम्बर का मतलब तो खीरा होता है मैम, यहां पर खीरा नहीं है, खीरा जैसा एक दिखता है समुद्री एक जीव होता है सी कुकुम्बर, समुद्री कीड़ा, इसको समुद्री कीड़ा कहा जाता है हिंदी में। दो एग्जाम्पल हो गए, हाँ, सी कुकुम्बर एंड स्टारफिश। नेक्स्ट है यहां पर सी लिली। सी लिली, एक समुद्र के अंदर एक लिली जैसा, जैसे लिली फ्लावर है वैसा सा है उसका, वैसे लिली फ्लावर जैसा दिखने में लगता है। ये लिविंग एनिमल होता है, कहीं ये प्लांट मत कर देना, ये जानवर है, एक समुद्र के अंदर रहता है, लिविंग एनिमल। ठीक है, हो गया सी। नेक्स्ट है सी अर्किन। एक और आपको एग्जाम्पल याद रखना है, सी अर्किन, हिंदी में इसको कहते हैं समुद्री ब्रिटल स्टार, ऐसा कुछ नाम दिया जाता है, समुद्री स्टार का नाम दिया जाता है इसको, सी अर्कन को। तो ये चार कहां पर आते हैं, ये चार इकाइनोडर्मेटा में आते हैं। ठीक है, सी लिली, सी अर्किन, सी क्यूक्यूम्बर, स्टारफिश, इन चारों के ऊपर ऐसे स्पाइन से, ऐसे स्पाइन से लगे हुए होते हैं। आप इनको छुओगे आपके हाथ में दर्द होने लग जाएगा। ठीक है, ये आपके इकाइनोडर्मेटा, चारों के चारों एग्जाम्पल। इस तरह एग्जाम्पल होते ही नहीं है, इस तरह एग्जाम्पल आपको याद रखने ही नहीं है, इतना याद कर लो वही बहुत है। राजा कुमार जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग मैम। राजा कुमार जी इतना लेट कैसे आए हैं, आपकी अब गुड मॉर्निंग हुई है क्या? चले अब अगला। अब नेक्स्ट फाइलम का नाम है आपका कॉर्डेटा। कॉर्डेटा, नेक्स्ट कौन सा फाइलम है? कॉर्डेटा। मैम इशिता सिंह थोड़ा वेट कीजिए, बताएंगे सी हॉर्स कहाँ आएगा। मैं अभी बताया नहीं है, मैंने बोला नहीं है, अभी रुक जाइए, अभी मैंने कहाँ बोला है कि सी हॉर्स, थोड़ा वेट कीजिए। नेक्स्ट है कॉर्डेटा, हिंदी में बोलते हैं कशेरुक दंडी। कॉर्डेटा क्या होते हैं? बड़ा ही सिंपल सा आंसर है, ऐसे जीव जिनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम हो, जिनके अंदर क्या हो?
वर्टिब्रल कॉलम हो, वर्टिब्रल कॉलम हो, कशेरुक दंड हो जिनके अंदर। कहने का मतलब क्या है, देखो ऐसे जीव जिनमें पीछे की साइड ऐसे एक बीच में वर्टिब्रा लगा हो, इसके दोनों साइड ऐसे छोटी छोटी वर्टिब्रिल निकली हुई हो, जिनको हम वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं, पूरी स्ट्रक्चर को मिलाकर, उनको हम कॉर्डेटा में रखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, या आप अगर हिंदी में अगर कॉमन लैंग्वेज में याद करो, जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी होती हो, जिनके अंदर क्या हो, रीढ़ की हड्डी हो, उनको हम क्या बोलते हैं, कॉर्डेटा बोलते हैं। बड़ा ही कॉमन सा, जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी होती है उसके अंदर कॉर्डेटा होता है, और उसको हम कॉर्डेटा के अंदर रखते हैं। अब कॉर्डेटा फाइलम के अंदर सब फाइलम्स होते हैं, आपको अलग अलग करके कुछ और पढ़ने हैं। इनके अंदर पीछे की साइड एक हड्डी निकलती है और उसके दोनों साइड वर्टिब्री लगी हुई होती है, उन सबको हम कहाँ रखते हैं, कॉर्डेटा फाइलम में रखते हैं। बता देंगे कॉर्डेटा। बस अब मेरी तबीयत खराब हो गई, अब मुझे बिल्कुल एकदम चक्कर से आ रहे हैं, आज के लिए इतना बहुत है। ये कॉर्डेटा मैं कल पढ़ाऊंगी। अभी तक जो चल रहे थे वो सारे हम पढ़ रहे थे नॉन कॉर्डेटा के अंदर। जितने भी आपने पढ़े आज के लिए इतना सफिशिएंट है, फिर कल हम यहीं से क्लास स्टार्ट करेंगे। यस, इसी में ह्यूमन आते हैं, रुक जाइए आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। अब कल यहां से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल मछलियां, एग्जाम्पल बर्ड्स, एग्जाम्पल मैमल्स, एग्जाम्पल रेप्टाइल्स, ये बेटा सब आते हैं किसमें, कॉर्डेटा में, ठीक है। मैम आप ये लर्न कैसे करती हो, कोई ट्रिक? कोई ट्रिक नहीं है। जो ट्रिक विक बनाते हैं वो टीचर उल्लू बनाते हैं, हमारे पास कोई ट्रिक नहीं है। 2-4 बार हाथों से लिखो, कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस लगाओ, सब याद हो जाएंगे। आप अच्छे डॉक्टर से दवा लें। अच्छा, काजल बोल रही है मैं लड़की नहीं हूं, मैं लड़का हूं, कोलकाता में काजल नाम के बहुत लड़के हैं। ओ, आज मुझे पहली बार पता लगा। अच्छा, लड़कों का नाम भी काजल होता है क्या? मुझे लगा था कि मेरा ही नाम काजल है, ठीक है। अजय शर्मा जी कह रहे हैं मेरी आज पहली क्लास ऑनलाइन है। मंजूर अहमद शीर कह रहे हैं मैम सेल्फ नोट्स, सेल्फ नोट्स तो सबसे बेस्ट है बेटा, सबसे बेस्ट है। शंभू दयाल मीना कह रहे हैं आज मेरी पहली क्लास थी, आपने मुझे डांट दिया। जब क्लास के बीच में आओगे, लेट आओगे, तो टीचर तुम्हारा वेलकम थोड़ी ना करेगा, टीचर तो डांटेगा तुमको। स्कूल में डांट नहीं पड़ती थी क्या? क्लास के बीच में जाने में ऐसे चले जाते थे क्या? डर नहीं लगता था? तो यहाँ पर भी डर लगना चाहिए ना। कल क्लास होगा क्या? कल क्लास बिल्कुल होगा। क्लास क्यों नहीं होगी? क्लास तो आपकी रेगुलर चलेगी। कल आपको मैं मसल्स, जॉइंट्स और ये एनिमल किंगडम तीनों खत्म कर दूंगी। कल आपकी जूलॉजी कंप्लीट हो जाएगी। ब्रेन बचा है, आई थिंक एक क्लास में ब्रेन हो गया है, ब्रेन वाला बचा है। आशीष कुमार यादव, ऐप के ऊपर डेली आपका स्केड्यूल डलता है, आप वो देखिए, होम पेज पे जाइए, वहां पर डेली आपका क्लास चलता है। कल आपका मसल्स भी कंप्लीट हो जाएगा, कल आपके जॉइंट्स पढ़ाऊंगी मैं आपको, जॉइंट्स भी कंप्लीट हो जाएंगे। स्केलेटल सिस्टम में कुछ जॉइंट्स रहे हुए हैं तो आपके वो थोड़े से बचे हुए हैं, तो वो मैं आपके सही कर दूंगी। प्रोटोजोआ हल्का सा रिपीट कर दें। प्रोटोजोआ बेटा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो पैरासाइट्स होते हैं। हाँ, काऊ का मिल्क बनने में बिल्कुल ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि काऊ के मिल्क के अंदर जो प्रोटीन्स वगैरह होते हैं वो जो ब्लड होता है वही सर्कुलेट करता है काजल, ठीक है।
स्कॉर्पियन, बिच्छू भी अर्थ्रोपोडा में ही आएंगे, अर्थ्रोपोडा में ही आएंगे। ठीक है, चलिए, तो आज की क्लास के लिए इतना बहुत है। अब मैं बहुत थक गई क्योंकि 8 बजे से क्लास ले रही हूं। कल वापस मिलेंगे। कल आपका जूलॉजी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपका बॉटनी 3 या 4 क्लास का है हार्डली, और उसके बाद आपके केमिस्ट्री की जो रिमेनिंग क्लासेस हैं 3 या 4 वो क्लास होंगी। ये मान के चलिए 1 वीक आपकी क्लास लगेंगी, आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आज डेट क्या है? 21। इस महीने में आपका सिलेबस कंप्लीट है पूरा। इस महीने में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। जिन बच्चों को बहुत टेंशन हो रही थी हमारे सिलेबस कब होगा कब होगा कब होगा, इस महीने में आपका बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स तीनों सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। कल मिलेंगे। सारी क्लासेस ऐप पर हैं, शंभू दयाल मीना। यूट्यूब पे 2-4 क्लासेस होती हैं डेमो। अजय शर्मा कह रहे हैं मैम यू आर वेरी एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। ओह थैंक यू वेरी मच। वैसे ऐसा है नहीं, लड़कियां सारी सुंदर होती हैं, मैं नहीं, सारी लड़कियां सुंदर होती हैं, बस लड़कों को छोड़ दो, लड़के सुंदर नहीं होते। मैम सोते समय हमें स्मेल महसूस क्यों नहीं होती? क्योंकि सोते समय हमारा ब्रेन रेस्टिंग मोड में होता है, दैट्स वाई। 6 से 8 नया बैच स्टार्ट हुआ है। यस, मैं सबके कमेंट ले रही हूं। मैम एमसीक्यू क्वेश्चन भी करवा देना। अच्छा बेटा, सब कुछ इसी बैच में पढ़ लोगे और कुछ नहीं। एमसीक्यू का अलग से बैच चल रहा है हमारा, वो ज्वाइन कर लीजिए आप, यहां पे नहीं। शरीर में जब चोट लगती है तो उसकी जानकारी ब्रेन को कौन देता है? हाइपोथैलेमस। मैम आप बहुत अच्छी हो। हाँ ये तो हूं मैं, अच्छी तो हूं मैं, बट जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं बहुत गंदी भी हूं। फिर मैं बैच बीच में भी छोड़ देती हूँ। एक कैरियर विल नाम की एप्लीकेशन है जहां पर मुझे बच्चों ने बहुत परेशान किया था, मैंने बैच बीच में छोड़ दिया था। वैसे ही तुम लोग कर रहे हो आजकल मेरे साथ, क्योंकि सेल्फ रेस्पेक्ट से ऊपर कुछ भी नहीं होता है। वहां पर 3-4 बच्चों ने बदतमीजी से बात की थी मुझसे, मैंने बैच बीच में छोड़ दिया, मैंने पढ़ाया ही नहीं। मैंने कहा पढ़ लो। ऐसा मैं तुम्हारे साथ भी कर सकती हूँ अगर तुम लोगों ने बदतमीजी की तो। यहाँ पे जब मैंने कह दिया कमेंट नहीं दिखना चाहिए स्क्रीन पे, तो नहीं ही दिखना चाहिए। ठीक है, मैथ्स का बैच आ रहा है अजय राणा सर का 1 अगस्त से, आप वो बैच ज्वाइन कर सकते हैं। मैं यहां पर एमसीक्यू नहीं करवाऊंगी, मैंने नहीं बोला मैं यहां एमसीक्यू करवाऊंगी। सिलेबस तो मुझसे कंप्लीट हो ही नहीं रहा है, एमसीक्यू कैसे करवा दूंगी मैं? एमसीक्यू आप खुद से लगाएं या फिर एमसीक्यू का जो अलग से बैच चलता है प्लीज वो ज्वाइन कीजिए। ये सिलेबस के लिए है। यहां पर आप गुस्से में अच्छी लगती हो। अच्छा, गुस्से में, इसका मतलब आप गुस्से दिलाते रहोगे मुझे, है? रवि कुमार, मैं आपका कमेंट देख रही हूं, बताइए क्या? मैंने करियर विल इसीलिए छोड़ा बेटा, वहां पे बदतमीज बच्चे बदतमीजी करते थे इसलिए छोड़ दिया। क्राउड गंदा था वहां का, कुछ भी बोलते थे बच्चे। सुधीर कुमार, आपका कमेंट क्या है? मैं बिल्कुल लूंगी। वेन और आर्टरी के साथ एक ऑर्गन से कनेक्ट होते हैं क्या? एक ऑर्गन से, हाँ बिल्कुल, यस मनोज, यस। वेन में इंप्योर होगा, मैच छूट जाएगा। मैच नहीं छूटेगा। आप अजय राणा सर का बैच ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत अच्छे टीचर है वो। स्लीपर सेल लाइसोसोम सेल्स को बोला जाता है। लाइसोसोम के अंदर जो सेल्स होती है उनको कहा जाता है। मैम आप गुस्सा नहीं किया करो, आप लोग फालतू के बकवास करोगे तो गुस्सा ही आएगा ना। अब मैं पढ़ा रही हूँ एनिमल किंगडम, एक आकर मुझसे पूछ रहा है एक्सक्रीटरी सिस्टम का डाउट। तो भैया कल कहाँ गए थे तुम जब मैंने तुम्हें एक्सक्रीटरी सिस्टम करवाया था तब? ठीक है, ब्रेन नहीं पढ़ाया है, कोई बात नहीं, ब्रेन भी हो जाएगा। चलिए अब मिलेंगे अगली क्लास में, अगली का मतलब कल। तब तक के लिए इतना सारा पढ़िए ये, ठीक है ना? सब पढ़ते रहिए। हाँ सच में आज एक बंदा ब्लॉक हो गया, जो बंदा बकवास कर रहा था यहाँ पे, कह रहा था आप 1 वीक के लिए छुट्टी पे चली गई। 1 वीक तो मुझे याद भी नहीं है, मैंने
पिछले 5 सालों में 1 वीक की छुट्टी कब ली थी मैंने, मुझे नहीं याद है। मुझे याद ही नहीं अपने घर पे 2 दिन से ज्यादा कब गई थी मैं। आप 1 वीक की बात कर रहे हैं। ब्रेन होगा, बिल्कुल होगा, ब्रेन की क्लास होंगी, ब्रेन पढ़ा देंगे, कल ही पढ़ा देंगे ब्रेन, कोई दिक्कत नहीं, कल ब्रेन पढ़ा देंगे। टेंशन क्यों लेते हो? मैंने 1 वीक की कोई छुट्टी नहीं करी, मैंने 1 दिन छुट्टी करी थी, तो मैंने उसका संडे क्लास भी ले लिया। हाँ, मैं मुखर्जी नगर में मिलूंगी। ध्रुव कुमार मिश्रा, आपकी सिस्टर का एडमिशन करवाना है, आप हमारा बत्रा सिनेमा कॉम्प्लेक्स है, वहां पर हमारा हेड ऑफिस है, वहां पे आ जाइए, बिल्कुल मिलूंगी मैं, ठीक है। मैथ्स का बैच अलग है, जो अजय राणा सर का है। अच्छा, मैं तुम लोगों से एक बात बोलना चाहती हूँ। तुम लोग मुझे इतना परेशान करते हो, मैं फिर भी तुम्हें कुछ नहीं बोलती, मैं हंसी मजाक में टाल देती हूँ। तो तुम लोग अब एक काम करो, जो हमारा गूगल प्ले स्टोर पे जाओगे तो वहां पर जो हमारा टाइम्स कोचिंग का एप्लीकेशन है, वहां पर जाकर हमारा टाइम्स कोचिंग के बारे में रिव्यूज दो। मैं ये नहीं कहती हूँ अच्छे रिव्यूज दो, जैसा आपको लगे वैसे रिव्यूज दो आप, ठीक है। आप कितने मिनट रेस्ट करती हो दिन में? बेटा रेस्ट होता ही नहीं है। मैं मॉर्निंग में 7 बजे उठी, 8 बजे मेरी ऑफलाइन में क्लास थी, 8 से 11, फिर मैं मुखर्जी नगर से भागकर यहाँ आई क्लास लेने, 11 से 1 मेरी यहाँ है, अब वापस मेरी 3 से रात के 8:30 बजे तक बैक टू बैक क्लास है। सोचिए। एनटीपीसी मेरा क्लास शायद कल लगेगा बेटा, कल लगेगा। आई एम फ्रॉम, मेरा तो टाइम्स ही सब कुछ। अच्छा, अरे वाह, बहुत बढ़िया। शुभम दयाल मीना, मैंने डांटा नहीं है बेटा, वो मैं पढ़ा रही थी, इस टाइम पे हो गया होगा, है ना, डांटते नहीं है। प्लीज रिव्यू दीजिए गूगल प्ले स्टोर पे जाके टाइम्स कोचिंग को। हम लोगों को भी मोटिवेशन मिलेगा, जब आप अच्छे अच्छे रिव्यूज दोगे तो हमें खुशी होगी, और हम अपने आप को और अच्छा मतलब अपडेट करेंगे, और अच्छा कुछ कमियां हैं उनको सुधारने का कोशिश करेंगे, और अच्छे से हम लोग आप लोगों की सेवा में तत्पर रहेंगे, ठीक है। और कोई रिव्यूज में ये मत लिख देना कि मैम गुस्सा करती है, ठीक है ना। इस यूनिवर्स में कोई भी ऐसा टीचर नहीं है जो गुस्सा नहीं करता है, सबको गुस्सा आता है। जो गुस्सा नहीं करता वो टीचर ही नहीं होता, वो फेक है, वो टीचर नहीं है, वो बस आया, बस पढ़ा के चला गया। गुस्सा कब होता है? जब तुम लोगों के बारे में इंसान कुछ सोचता है। अब कमेंट चलते रहेंगे, मैं अपना पढ़ाते रहूंगी, तो ये तो सेल्फिश पर्सन हो गया ना। तो मैं सेल्फिश नहीं हूँ, मैं गुस्सा कर रही हूँ, इसका मतलब तुम लोगों के भलाई के लिए कर रही हूँ, ठीक है। तो अच्छे अच्छे कमेंट देना, वहां पर अच्छे अच्छे रिव्यूज लिखना, जैसा भी आपको लगे, ताकि हम लोग मोटिवेट हो और हमें बहुत अच्छा लगे तुम लोगों को पढ़ाने में और तुम्हें और ज्यादा सेवा देने में, और इतना अच्छा ये बताइए कि आप लोगों को कैसा एक्सपीरियंस रहा टाइम्स के साथ जुड़कर? आप लोगों को कैसा एक्सपीरियंस रहा? जल्दी बताइए, टाइम्स के साथ रह के आपको कैसे कैसे अच्छा लगा? ग्लूकोज पीती रही है जिनको एनर्जी की कमी रहती है। मलेरिया से सर्कुलेटरी सिस्टम में इफेक्ट होता है। जल्दी बताइए, कैसा लगा आपको टाइम्स कोचिंग? हम लोगों ने एक इनिशिएट लिया था, मतलब ये कैसा रहा? मतलब सक्सेस हो रहा है हम लोगों का? मुझे आज भी याद है वो दिन जिस दिन हम लोग सोच रहे थे कि हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार करवा रहे हैं। हम लोग इतना डर लग रहा था कि पता नहीं कैसा होगा, क्या होगा, बच्चे हमें पसंद करेंगे नहीं करेंगे। पवन प्रजापति बेटा, मैं आपसे कोई गुस्से नहीं हूं। लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसे टीचर मिले, अरे वाह, बहुत अच्छा। खट्टा और मीठा दोनों एक्सपीरियंस रहा। खट्टा हमारी एप्लीकेशन को लेके रहा होगा, स्टार्टिंग में एप्लीकेशन में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, बट आप तो ठीक है ना मैम? मैंने तो रियल कोचिंग भी छोड़ दिया। अच्छा, इसके लिए? अरे वाह, बहुत अच्छा। मजा आता है पढ़ने में, बहुत बढ़िया। बस मजा आना चाहिए, बस हम लोगों की यही दुआएं हैं दिल से कि आप लोग अच्छे से पढ़ें, आपका सिलेक्शन हो, आप लोग बड़े बड़े ऑफिसर बने और देश की भलाई में काम करें, तो हमें भी अच्छा लगेगा। अच्छा, पहली बार लिया आपने, अच्छा लगा। बेस्ट टाइम्स कोचिंग, ओके। तो आप यही रिव्यूज वहां पर ऐप पे जाकर गूगल प्ले स्टोर पे जब सर्च करोगे तो वहां पर रेटिंग का ऑप्शन आता है, रेटिंग दे दो फिर आप, ताकि हमें भी थोड़ा अच्छा लगे ना, रिवॉर्ड मिले, हमें भी अच्छा लगे। मस्त है टाइम्स कोचिंग। अंकुल सर इंग्लिश का बैच आएगा ऑनलाइन में? नहीं बेटा, अंकुल सर का इंग्लिश में ऑनलाइन नहीं आएगा, क्योंकि ऑनलाइन उनका खुद का एप्लीकेशन है, ऑनलाइन नहीं आएगा, ऑफलाइन है उनका। सब टीचर बेस्ट है। अरे वाह मैम, एनटीपीसी के सारे बैच ले लिया, फुल एंजॉय। अरे वाह रविपाल, बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच इतना ज्यादा अप्रिशिएट करने के लिए।
इससे हमें और ज्यादा पॉजिटिविटी आएगी और अच्छा करेंगे। बहुत जल्दी आप टाइम्स कोचिंग की टेस्ट सीरीज देखोगे। एक टेस्ट सीरीज की ऐप है, वो बनवा रहे हैं हम, क्योंकि बहुत बच्चों की रिक्वेस्ट आई मेरे पास कि मैम आप टेस्ट सीरीज की ऐप भी बनाइए। तो हमारा काम चल रहा है, बहुत जल्दी हम मिनिमम अमाउंट है 50, 60, 70 रुपए में हम टेस्ट सीरीज लाने वाले हैं, जिससे हम आप बच्चों का और अच्छा लगे। मैम टेक्नोलॉजी थोड़ी कम थी पर पढ़ाने में तो बहुत अच्छा लगा। ओके, बहुत बढ़िया, 10 स्टार दे दिए, बहुत बढ़िया। 10 स्टार की जरूरत नहीं है, 5 स्टार दे दो बस, ठीक है। और प्लीज अपना अच्छा खूब पढ़ाई करें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, और हम लोगों का भी और हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट का भी, टाइम्स कोचिंग का। मैम आपका बुक कब आएगा बेटा? बुक बनाने के लिए टाइम ही नहीं है अभी, थोड़ा बहुत बनाया, 10-12 पेज छोड़ दिया बीच में। पहले फिजिक्स में प्रॉब्लम थी पर अब वो भी बहुत अच्छा। अब फिजिक्स में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? जल्दी बताइए मुझे कमेंट करके। अंकुर सर का समझ में आ रहा है ना? सब सही चल रहा है? फिजिक्स में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अच्छा, सिस्टर को अमन सर का बैच ज्वाइन करवा दिया, बहुत बढ़िया। जो बच्चे सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको मैं बता देती हूँ, जो हमारा ज्योग्राफी का मॉड्यूल आया है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको बेसिक से एकदम मेंस लेवल तक की ज्योग्राफी पढ़ाई जाएगी। उसके बाद हमारा इकोनॉमिक्स का आएगा, देन पॉलिटिक्स का आएगा, पॉलिटी का आएगा, धीरे धीरे आएगा, है ना, एक एक करके। मैम बहुत बढ़िया है आप मेरे रियल। संजय थैंक यू वेरी मच। अंकुर सर फिजिक्स के बेस्ट टीचर है, लव यू अंकुर सर। ओके, बहुत बढ़िया। अच्छा, बहुत है, फिजिक्स के बहुत अच्छे टीचर हैं, वाओ, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा हमें हमारे डिसीजन पे, जो हमने डिसीजन लिया था एक। आप बच्चे बहुत सारा गुस्सा हो गए थे उस टाइम पे कि ऐसे ऐसे टीचर को आपने हटा दिया, ये वो। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ, हमने टाइम्स कोचिंग ने आज तक ना ही तो किसी टीचर को हटाया है, ना कभी इन फ्यूचर हटाएगी, क्योंकि यहाँ पर मैनेजमेंट भी टीचर देख रहे हैं और ये कोचिंग भी टीचर्स का है। तो एक टीचर कैसे किसी टीचर को रिमूव कर सकता है? तो आप लोगों ने अगर कहीं से भी कुछ भी सुना है, आपने अफवाह सुनी होगी, आपने रूमर सुनी होगी, हमने कभी किसी टीचर को नहीं हटाया। और मैं आपको बता देती हूँ, हम कभी इन फ्यूचर हटाएंगे भी नहीं। अब टीचर के मन में ही गलत गलत थॉट आ जाए और वो खुद बोल दे कि मैं बैच नहीं लूंगा, तो अब 1 बार मनाया जा सकता है, 2 बार मनाया सकता है, 5 बार मनाया जा सकता है, 10 बार मनाया जा सकता है। हाथ जोड़कर हमने मनाया है, हाथ जोड़ के, बस पैर नहीं पड़े ये मान लो, हाथ जोड़कर हमने मनाया है कि हमारे बच्चों को सफर मत करवाइए, आप उनका बैच कंप्लीट कर दीजिए। बट जो भी टीचर यहां से गया वो अपनी मर्जी से गया, जो भी है अच्छा करे अपनी लाइफ में, सब अच्छे करें, बट बिल्कुल भी नहीं, हमने कभी किसी टीचर को नहीं हटाया, ना ही हम कभी हटा सकते हैं किसी को, ठीक है। क्योंकि हम टीचर्स ही मैनेजमेंट देखते हैं, हम टीचर्स ही डायरेक्टर हैं यहाँ के, और हम टीचर्स ही, हमने एक हमारा परिवार बना रखा है। हमारा टाइम्स कोचिंग नहीं है, टाइम्स हमारा फैमिली है, ये परिवार है हमारा। हम किसी को हटा नहीं सकते यहाँ से। जो गया वो अपनी मर्जी से गया, और हम लोगों के एक सिंपल सा फंडा है, जो टाइम्स के लिए अच्छा सोचेगा वो रहेगा, जो नहीं सोचेगा वो जाएगा, ऑटोमेटिकली वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी जाए अच्छा करें, टाइम्स के साथ करें या टाइम्स के बाद करें, ग्रोथ करें। अल्टीमेटली हर इंसान की फैमिली है, अच्छे रहें फैमिली के साथ और बाकी भी अच्छे करें, ठीक है। आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आपकी क्लास राकेश यादव सर की क्लास में देखे थे तो मैंने सोचा पढ़ूं, उसके बाद मैं टाइम्स में देखा, बहुत बढ़िया किया आपने। राकेश यादव सर के चैनल पे मैंने पढ़ाया है, बट बाद में मैंने छोड़ दिया, उसको कंप्लीटली छोड़ दिया। बीपीएससी के लिए बैच बहुत जल्दी आएगा हीरा मोदी, बहुत जल्दी आएगा, ठीक है। चलो, अब मुझे भूख लग गई बहुत तेज, अब मैं खाना खाती हूँ, अब मिलेंगे बाद में। डीपी सर कंप्लीट करवाएंगे अभी। डीपी, अरे डीपी सर यही है, डीपी सर कहीं नहीं गए हैं, डीपी सर यही है, कहीं नहीं गए। अंकुर सर बेस्ट है, थैंक यू वेरी मच गौरव तोमर, क्योंकि मुझे बहुत बुरा लगा था उस दिन, जिस दिन रवि सर ने मना कर दिया था कि ये बैच मैं कंप्लीट नहीं करूंगा। उस दिन हमें लगा था कि बच्चों का लॉस हो जाएगा, तो फिर हम लोगों ने बहुत मतलब इतना सोच समझ के हम अंकुर सर को लाए, और अंकुर सर मतलब लाइक ही इज सुपर डुपर सीनियर टीचर, तो कोई वो है ही नहीं। तो आप आराम से पढ़िए, बाकी हम बातें अगली क्लास में करेंगे। आज अच्छा लगा तुम लोगों से बातें करके, थैंक यू वेरी मच। लग नहीं रहा कि मैं ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ, लग रहा है बच्चे सामने बैठे हैं तो मैं पढ़ा रही हूँ। चलिए, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, हैव ए नाइस डे।